चलो बेटा देखो, आज की जो क्लास होगी उसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पढ़ लिया हमने, ठीक है, क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब नॉलेज मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है, वो दो टॉपिक हमारे पास मेनली बचे हैं बिजनेस कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो जैसे कम्युनिकेशन हो गया, क्लाउड वगैरह, ये सारी चीजें बेसिक थी, ठीक है। ये अकाउंटिंग वगैरह भी सब नॉर्मली आपको इतनी नॉलेज रहती है, थोड़ी बेसिक नॉलेज, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसको हमें समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ न्यूमेरिकल भी, जैसे लास्ट क्लास हमने अकाउंटिंग की पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग वाली क्लास के अंदर भी हमने कुछ ट्रांजेक्शन किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में न्यूमेरिकल समझे थे। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव टाइप के भी आपको पता ही है, 11 12th में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। वैसे तो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स ही सबसे ज्यादा वो लगता है बच्चों को, जो ह्यूमैनिटी के बच्चे होते हैं। तो आपके लिए कोई इतना बड़ा नहीं, आप तो वैसे भी मैथमेटिक्स पढ़े हो, लेकिन आपके लिए नई चीज इसमें क्या होगी, कोर यानी बेसिक थ्योरी वाली जो पार्ट है वो होगा। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स क्या है जो बेसिकली बीसीए में पढ़ाए जाते हैं, आप इग्नू के सिलेबस में देख सकते हैं। बीसीए में ये दो टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज पूरा आ रहा है ना स्क्रीन पर। तो एक तो टॉपिक है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एक है इसमें नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी। ये दो टॉपिक हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स का, बेसिक एलिमेंट है डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर और बेसिक एलिमेंट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो आपके सिलेबस में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक तो फंडामेंटल हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया और बेसिक एलिमेंट हो गया। ये हमने चार चीजें रखी, लेकिन अगर बुक देखें तो उसमें ये चार यूनिट है, पूरी की पूरी एक सेमेस्टर की बुक है, ठीक है। ऐसे ये दूसरे सेमेस्टर वाली है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इसमें मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी, तो हमें ये करने के लिए कम से कम 3-4 क्लास तो लगेंगे, अगर हम बेसिक भी चीजें पढ़ें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बन रहे, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे न्यू इकोनॉमी और नॉलेज मैनेजमेंट में आपने ज्यादातर पढ़ी हुई है ये चीजें। आईपीआर हम उसमें 11 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सीएस में भी आईपीआर के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, थोड़ा सा स्टेटिक्स के मेथड्स भी पढ़ने हैं, वो हमें आगे भी हेल्प करेंगे जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फर्स्ट वाला पार्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बेसिक है, फंडामेंटल है, ये समझ में आ गया तो ये भी आगे की अगले वाली यूनिट भी समझ में आ जाएगी इजीली, और जो स्टैटिक्स वगैरह के हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे वो भी हमारे पास इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र हिंदी में जिसे बोलते हैं, ये अर्थशास्त्र क्या है। आपने देखा होगा भाई, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के बारे में बात करी जाती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और हमारे पास अभी जो बेसिकली मिनिस्ट्री होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो बिल वगैरह पास करते हैं ये सारे के सारे, तो वो भी सारे एक्सटर्नल अफेयर्स आ गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, ये सब उसमें आती हैं, पढ़ते ही हैं हम सारे के सारी चीजें। तो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीजें, जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में हम अकाउंटिंग में पढ़ते थे, पैसे को मैनेज कैसे करना वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें बेसिक डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की दी हुई है, वो लिखी है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहां से बना है, ग्रीक का एक वर्ड है ओकोनोमिया, ठीक है, ओकोनोमिया वर्ड से ये लिया गया है। इस वर्ड को अगर हम पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक ओकोस हो जाता है और एक नोमोस हो जाता है। तो ओकोस का मतलब है हाउस और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। जैसे हम अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, घर को कैसे अपनी, जैसे सैलरी आ रही, सैलरी में घर का खर्चा कैसे चलाएं, सारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, वो चीजें जहां से बेसिक फंडामेंटल शुरू होता है वहीं से हमारे पास धीरे धीरे इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मतलब घर से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, स्टेट, कंट्री, इंटरनेशनल लेवल तक सब चलती रहती है हमारे पास। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन कर दें तो इसका मतलब क्या है, मैनेजिंग हाउस होल्ड, ठीक है, यानी घर की चीजों को आपको कैसे मैनेज करना। वही मतलब जैसे एक बंदे की सैलरी है 10,000 रुपए महीना, तो 10,000 रुपए में उसको अपने घर के सारे खर्चे करने हैं, खाने पीने का, किचन का भी, रेंट पे जा रहा कोई वो भी, बिजली पानी, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो भी है वो किस तरीके से मैनेज करनी, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, वही इकोनॉमिक्स में। मतलब कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे हमारे पास इनकम के, लेकिन खर्चे जो है वो लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है, खर्चे कितने भी कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो उनमें से हमें प्रायोरिटी बेस्ड चीजें सेलेक्ट करनी है और उनके बेसिस पे हमें एक्सपेंसेस करने हैं, किस चीज को कितना एक्सपेंस में लेके आना है, वो सारा मैनेजमेंट किसमें कहलाएगा, इकोनॉमिक्स में कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक हमारे पास है चॉइस और दूसरी चीज है हमारे पास स्कैर्सिटी, ठीक है। तो चॉइस का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से आपको कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन जो मैंडेटरी है, नेसेसरी है, वो चॉइस करने हैं। और स्कैर्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी। देखो अगर किसी के पास कोई कमी नहीं है तो वो कुछ भी खर्चे कर ले, कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर चीज की फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि जो चॉइस है, चॉइस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इनकम है, इनकम की लिमिट है, ठीक है। चॉइस की कोई लिमिट नहीं है, जो हमारे पास एक्सपेंसेस है वो लिमिटलेस हो सकते हैं। भाई कोई किसी को किसी चीज की अभी जरूरत है, किसी को अभी 10 रुपए में काम चल जाता है, किसी का 100 में चलेगा, 10 मिलने लगेंगे तो 100 मिलने लगेंगे तो 1000 मिलने लगेंगे तो उसे
10,000 ऐसे चाहिए, ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको चीजें मैनेज कैसे करनी है वो समझना। मान लिया आपके घर में एक बच्चा रहता है, वो आपसे उसको बाहर मार्केट में जाना है, कुछ खाने का मन कर रहा है, बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह लेना रहता है, तो वो अपने फादर से कहता है कि उसको 10 रुपए दे दिए जाए, 10 रुपए की डिमांड करता है कि 10 रुपए चाहिए उसको कि कुछ चिप्स वगैरह लेके आने हैं। तो 10 रुपए की डिमांड करेगा, अब ज्यादा जिद करने लगेगा तो उसके पापा दे देंगे, चलो भाई 10 रुपए ले जाओ। क्या 10 रुपए मांगने पे कोई उसको उसके फादर जो है 50 रुपए या 100 रुपए देंगे या नहीं? है भाई। अगर कोई बच्चा अपने पापा से 10 रुपए मांगता है तो उसे 10 रुपए मिलेंगे या 50 रुपए मिलेंगे या 100 रुपए मिलेंगे? 10 ही मिलेंगे ऑब्वियसली, जब उसने जितनी डिमांड करी है उस डिमांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट अभी हमें जैसे ऊपर हमने पढ़ा था डिमांड और बिहेवियर सप्लाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर 10 रुपए की डिमांड करी गई है तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि उनको कितना मिले कि 10 ही रुपए मिले। ठीक है, ये चांसेस कि 10 से ज्यादा मिले बहुत ही कम है। कभी कभी खुश है पिताजी, कोई गिफ्ट वगैरह देना, कोई स्पेसिफिक ओकेशन है, उसने 10 क्या चल तू 50 ले जा और कुछ खा लेना। ठीक है, तो अभी उसको 10 रुपए के चिप्स आइसक्रीम जो भी लेने 10 मिल जाएंगे। अब मान लिया अगले दिन या किसी और दिन उसको जरूरत हुई 50 रुपए की। ठीक है, अब अगर जेन्युइन लगे कि हाँ इसकी 50 रुपए की नीड है तो उसने 50 रुपए की डिमांड करी तो उसको 50 रुपए दे दिए गए। यहाँ पर अब हमें ये देखा जाएगा कि जेन्युइन डिमांड है क्या उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी डिमांड तो कोई ये नहीं कि 10 रुपए रहेगी, बढ़ती भी रहेगी। ठीक है, 500 की किसी दिन डिमांड हुई कि उसको स्कूल में मंगाई है 500 रुपए, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है स्कूल में, घर वालों को लगा कि कोई फंक्शन हो रहा है, डिमांड बच्चे की एक्टिविटी बढ़ेंगी तो 500 रुपए की डिमांड आई, 500 रुपए दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज ये देख रहे हैं कि 10 रुपए की डिमांड आई तो 10 ही मिले, 10 से ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, 0 के बराबर है। 50 की डिमांड आई तो 50 मिलेंगे, 500 की डिमांड आई 500 मिलेंगे। ठीक है, इन डिमांड से कम मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं मिल सकते। मान लिया खाने पीने के लिए उसको चाहिए कहीं, उसको 50 रुपए की उसने डिमांड करी, हो सकता है उसको 20 मिल जाए, 10 मिल जाए कि चल कोई नहीं इसमें कर ले। उसको कुछ गिफ्ट खरीदना है अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए, 500 रुपए की डिमांड करी तो हो सकता है 100 मिले, 200 मिले या 500 मिले। जब 500 की डिमांड करी तो 500 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक चीज ये भी समझ सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। मान लिया हमारा खर्चा ही 10 रुपए का है तो हमें मिलेंगे कितने? 10 ही रुपए मिलेंगे। अगर हमारा खर्चा 50 रुपए का तो हमें 50 रुपए मिलेंगे, अगर हमारा खर्चा 500 का तो हमें 500 तक मिल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं मिलेंगे इतने, लेकिन ये जरूरी कि उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका खर्चा कम है उसको कम ही मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा इनकम जनरेट करनी, ज्यादा पैसे लेने तो क्या करना होगा? खर्चा बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर खर्चा ही अब यही घोटाला 500 की जगह 1000 रुपए मांगो। अच्छा, तो 500 की जरूरत है 1000 रुपए मांग सकते हो, वो बात है। ठीक है, तो जितने की डिमांड करेंगे उससे ज्यादा मिलने तो मुश्किल है, कम ही मिल सकते हैं। तो ये देखो रियल लाइफ में भी ये चीजें काम करती हैं। अगर मान लिया कोई आदमी बहुत कंजूसी करता है, खर्चा ही नहीं करना चाहता, ठीक है, वो करता है यार मेरा 10,000 रुपए सैलरी और 10,000 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहता, खाने पीने के भी अपनी फैमिली पे भी बहुत कंजूसी में खर्च करता है। भगवान भी देख रहा है यार इसका चल 10-5 हजार रुपए में महीने का खर्चा हो जाता है, इतना ही देने दे। किसी का खर्चा जो है होता नहीं 50,000 में भी नहीं, घर का खर्चा चलता है 1 लाख में, भगवान उसकी तरफ को देखेगा ना, ध्यान इसका नहीं चल रहा है, इसका खर्चा ज्यादा है, इसको दे। तो जो कंजूसी करेगा उसको तो फिर जब उसको 10 में चला रहा, 5,000 में चला रहा खर्चा तो उतना ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो खर्चे बढ़ाओगे तभी इनकम बढ़ेगी। तो सर आप कह रहे हैं कि महीने का खर्च करना शुरू करें हम। हाँ, तो जब खर्च करना शुरू करोगे तभी तो कमाना शुरू करोगे। क्या कह रहे हो दिविता बेटा? कंजूस लोग ज्यादा अमीर होते हैं। कौन सा कंजूस देखा तुमने ज्यादा अमीर है? खाने पीने पे खर्चा नहीं करते, पैसे इकट्ठा करते। और तो खर्च तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हो चाहे किसी में भी, रख के नहीं जोड़े नहीं कर रहे। कंजूसी का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से होती है ना। ठीक है, कुछ तो ऐसे ही है खर्च ही नहीं करना चाहते कहीं पे भी, और जो वैसे ही नहीं खर्च कर रहा प्रॉपर्टी पे भी कहाँ खर्च कर रहे पता नहीं। तो भाई एक मतलब यहाँ पे कहने का ये है, अभी जैसे ये कह रहा है कि खर्च करना शुरू कर दें। खर्च करोगे जब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा तभी तुम्हारे दिमाग में टेंशन आएगी कमाना भी। अगर किसी की महीने की 50,000 की EMI जा रही तो उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगा ना वो 50,000 करने कहीं ना कहीं। किसी की जा ही नहीं रही तो वो करेगा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिस्टम है, इसमें बताया गया है इकोनॉमिक्स में कि भाई आपके जो खर्चे हैं वो किस तरीके से आपको मैनेज करने हैं। ठीक है, जैसे आदमी के खर्चे बढ़ेंगे तभी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना इनकम बढ़ाए आप जो है खर्चे करते जा रहे हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, तो फिर वहां उल्टा पड़ जाएगा, इनकम तो बढ़ा नहीं है। ठीक है, और इनकम बढ़ रही है खर्चे है नहीं किसी के तो इनकम भी कम हो जाएगी। ये भी सिस्टम है, आदमी काम ही नहीं करेगा कुछ खर्च ही नहीं हो रही है तो वो ऐसे ही जिसका काम चल रहा है वो ऐसे ही फिर करने लगेगा। तो यहाँ पर कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी चूज द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विद द अल्टरनेटिव यूज ऑफ ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनमें से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम चीजें किस तरह से सेटिस्फाई कर सकें, मतलब मैनेज कर सकें लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इनकम से। ये स्टडी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है कि आपको अपनी इनकम को, अपने पैसे को किस तरीके से लगाना है, मैनेज करना कि आपकी मैक्सिमम नीड जो है जितनी भी आप कर सकते हो उस पैसे से वो हो जाए।
ठीक है, और मैक्सिमम के साथ जो नेसेसरी है पहले वो प्रायोरिटी के बेस पे आपको रखी जाएगी वहां पे। ठीक है, अब नीड में तो कोई कहेगा कि भाई मेरे पास ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, प्राइवेट बंगला होना चाहिए, ये वो वे तो अलग अलग चीजें बढ़ती रहेंगी। लेकिन अभी जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे हम किस तरीके से करेंगे वो चीजें मैनेज। तो ये सबसे पहले जो है कहां से शुरू होगी, मतलब घर से होगी, इंडिविजुअल से होगी। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, फिर हाउस इकोनॉमिक्स, ऐसे ही आगे बढ़ती हुई गवर्नमेंट में जाते हैं तो स्टेट, या हमारे पास जो है फिर कंट्री लेवल पे पहुंच जाती है। अब जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ये एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन, किसी ने साइंस बोला, किसी ने आर्ट बोला, किसी ने कल्चर बोला। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है ऑफ वेल्थ विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ ए कंट्री। कि किस तरीके से एक साइंस है जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री की रिचनेस बढ़ा सकें, जो मतलब कंट्री में खुशहाली ला सकें, लोगों की इनकम बढ़ा सकें और वेल्थ इंक्रीज कर सकें। यही पैसे को किस तरीके से मैनेज करना कि रिचनेस या वेल्थ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स है हमारे पास यहाँ पे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब देखो इकोनॉमिक्स की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन दी हुई थी क्वेश्चंस में और आपको पहचानना था कि कौन सा इकोनॉमिक्स है। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इंडिविजुअल से। ठीक है, कोई इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, इंडिविजुअल, कोई फैमिली भी नहीं, एक इंडिविजुअल है, वो अपनी खर्चे को किस तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में किस तरीके से तालमेल बैठा के अपनी नीड या नेसेसरी चीजों को फुलफिल करता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और दूसरा हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वाला सबसे छोटी इकोनॉमिक्स की आइडेंटिटी होगी, उसके बाद मैक्रो हो गया। मैक्रो का मतलब अपनी फैमिली को लेके चलना, सारे के सारे, मतलब फैमिली में ऐसा नहीं है कि सारे कमाने वाले हों, इनकम हर पर्सन से आ रही हो ऐसा नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस सभी जगह होता है, तो वो कैसे मैनेज करना, वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो माइक्रो में क्या कहा गया कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक इकोनॉमिक्स, सबसे बेसिक लेवल की या फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है वो हमारे पास माइक्रो है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस व्हिच इज स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, यानी कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर फर्म, यानी जो इंडिविजुअल है, बिल्कुल इंडिविजुअल। सबसे मतलब जैसे हम प्रोग्रामिंग में टोकन पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आ गया यहाँ पे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे टोकन क्या होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, तो यहाँ पर भी जो भी हमारे पास जिस एंटिटी के लिए हम बात करें उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वहां की स्टडी करेंगे हम यहाँ पर, तो वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, यानी वन पर्टिकुलर यूनिट की करेंगे रेदर देन ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो में आ जाएंगे। मैक्रो में क्या है, हम कंबाइन करेंगे किसी भी, जैसे मतलब फैमिली के लिए करें तो फैमिली होगी यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ पे फैमिली। ठीक है, अगर हम किसी फर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वो एग्रीगेट फर्म होगी, ये हमारे पास फर्म की जो भी इंडिविजुअल रिसोर्सेस होगी वो आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी स्टेट की तो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होगी वे उसकी इंडिविजुअल एंटिटी होगी मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंबाइन करके स्टेट आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस व्हिच स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में हम बात करें उसकी सारी यूनिट को कंबाइन एग्रीगेट कर दिया तो वो है, तो इसको हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका दूसरा नाम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ेंगे ये भी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जैसे आजकल जो है इंटरनेशनल लेवल पे देशों की जो है कंट्रीज की एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है, बिहेवियर चलता रहता है सब, तो उनके बीच में किस तरीके से जो है रिलेशनशिप मैनेज करी जाएगी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। इसी तरीके से पब्लिक फिगर की हो गई हमारे पास, या आप रूरल एरिया अर्बन एरिया की इकोनॉमिक्स अलग हो जाएगी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अलग हो जाएगी, हेल्थ केयर की इकोनॉमिक्स अलग हो जाएगी। तो उसमें ये नहीं कि इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर कंट्री की, स्टेट की, मतलब जिसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे जहां भी, तो उस पर्टिकुलर टाइप की वो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि यही है हमारे पास, ये मेन कैटेगरी हमने यहाँ पे लिख दी। आपके पास ऐसा भी हो सकता है रूरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, अर्बन इकोनॉमिक्स क्या होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है, पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो वो इसी तरीके से आपको फिर इकोनॉमिक्स पता चल गया, तो जिस एंटिटी की बात करी जा रही है उस एंटिटी का एनालिसिस करा जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में, उसकी क्या क्या टाइप्स होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेनली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमें इसके बारे में ही यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक टाइप्स है हमारे पास इकोनॉमिक्स का ही।
ठीक है, जैसे हमारे पास माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, अर्बन, रूरल, ये सब होती है, ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे जो एंटिटी है वो क्या है, बिजनेस है। ठीक है, यानी एक बिजनेस है और एक इकोनॉमिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काम चलेगा। यहाँ पे किसी बिजनेस में किस तरीके से इकोनॉमिक्स को यूज करना हमें, जैसे हमने ईआरपी पढ़ा था, एंटिटी वो रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो वहां पर जो है हमारे पास जब हम वो पढ़े थे कि किस तरीके से हम रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, किसी भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, वहां पे था इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इंटरप्राइज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना कि मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट निकल के आए। तो ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में इकोनॉमिक्स का यूज किया जाए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकले। ठीक है, किस तरह से हम रिसोर्सेज की बिजनेस के अंदर जितनी भी एंटिटी है उनका यूज करें कि हमारे पास जो भी नीड है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां पर कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन को किसमें करना, बिजनेस मैनेजमेंट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक्स थ्योरी और मेथोडोलॉजी का किसमें यूज हो रहा है, बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोला गया और इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। बिजनेस में हम यूज करें तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, प्रैक्टिकली उसको यूज करना किसी भी चीज में। ठीक है, बिजनेस के अंदर इसको यूज करना, तो यहाँ पे इसको दो टर्म में बांटा गया है, एक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया और एक इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स थ्योरी में पढ़ेंगे हम इसमें। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये अंकित राणा और मीनाक्षी, अच्छा इनका माइक बंद है। चलो अब देखो, हम नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है। ठीक है, देखो बिजनेस में यूज हो रही है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसका नाम बताया। इसका मतलब जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं बंदे, यानी जैसे मैनेजर हो गए, वो इसको यूज करेंगे। उनको मैनेज करना कि किस तरह से अपने एम्प्लॉय को मैनेज करें, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज करें कि बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट निकल पाए। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में भी देखना, प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की सप्लाई किस तरीके से करें, प्राइस कैसे रखना उसका, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें समझनी है। तो पहली चीज जो हमारे पास इसका स्कोप की बात करें तो दो मेन एरिया है जहां पर मैनेजर या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काम करती है। पहला तो बिजनेस के इंटरनल इश्यूज पे और दूसरा एक्सटर्नल इश्यूज पे। जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको बोलते हैं ऑपरेशनल इश्यूज, यानी वो बिजनेस के अंदर है, उनको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेट करा जाएगा। ठीक है, यानी कोई किसी चीज के कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इन्वायरमेंटल जैसे एक्सटर्नल इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज जो है कहां से आ रहे हैं, किसी बाहर की एंटिटी से आ रहे हैं, वो इफेक्ट डाल रही है बिजनेस करने में। देखो कोई भी बिजनेस चलता है तो बिजनेस में पहला काम जैसे ऑपरेशनल का, बिजनेस को चलाना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की सेल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें ये तो अपने हाथ में कैसे करना है। ठीक है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा, पूरी मेहनत कर रहा, चलता जा रहा, लेकिन बाहर से कॉम्पिटिटर के थ्रू या किसी पॉलिटिकल के थ्रू या कहीं अलग अलग बंदे परेशान करने वाले भी आते रहते हैं बिजनेस में। तो वो सब क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज। किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा, कोई पता चला भाई बढ़िया बिजनेस चल रहा, तो किसी ने कॉल कर दिया, ठीक है भाई इतने की फिरौती भेज दे, नहीं तो तेरे यहाँ चोरी कर ली जाएगी। किसी ने चोरी कर लिया, कोई पुलिस वाले आके परेशान, हफ्ता बांध दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खबरें आती रहती हैं। फिर बिजनेसमैनों के हफ्ते बन रहे, पुलिस वालों से भी बन रहे हैं। ठीक है, वो अपने काम कर रहे, चाहे किसी ने सड़कों पे भी लगा रखे, गरीब आदमी भी ठेली भी लगा रहा, उससे भी बांध रखे हैं। ठीक है, क्योंकि सड़क यूज कर रहे, एमसीडी वाले अलग लेते हैं, पुलिस वाले अलग लेते हैं। ठीक है, किसी का ज्यादा बड़ा बिजनेस चल रहा है तो उससे पुलिस वाले भी ले रहे, उससे वे भी ले रहे हैं। ठीक है, भाई डॉन टाइप के बंदे भी, वे भी हफ्ते बांध रहे हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिकल बंदे हैं, वो भी कहता है कि भाई तेरे बिजनेस में ये दिलवाएंगे, तुझे प्रोजेक्ट दिलवाएंगे, यहाँ पे हमारे इलेक्शन में ये कर। तो ये सब क्या है, ये कुछ हमारे पास एक्सटर्नल इश्यूज भी आते रहते हैं। ये सब आएंगे एक्सटर्नल इश्यूज को, उनको कैसे मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट पड़ेगी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। कॉस्ट तो सब चीज की, और वो सारी कॉस्ट कहाँ से कैलकुलेट करी जाएगी, कहाँ से निकाली जाएगी, प्रोडक्ट से निकाली जाएगी। क्योंकि इनकम कहाँ से आएगी, इनकम तो प्रोडक्ट से ही आएगी। ठीक है, कुछ अच्छा कलर चेंज हो गया होगा, 9 बज गए हैं, इसकी टाइमिंग सेट हो रही है 9 बजे, इसका कलर चेंज करना। ठीक है, सही दिख रहा ना, थोड़ा सा कोई फर्क तो नहीं है ज्यादा, पहले व्हाइट हो रहा था, थोड़ा येलो सा हो गया। अच्छा पहले सही लग रहा, ठीक है। चलो तो भाई हम बात करते हैं पहले ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज के बारे में। ठीक है, ये तन्नू कर देते हैं।
तो ऑपरेशनल के बारे में जैसे हमने एक बात करी कि द मैनेजर ऑफ बिजनेस फर्म फेस द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इंटरनल इश्यूज ऑफ द बिजनेस या फर्म, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजर जो है उसको सोल्व कर लेगा उन सारी प्रॉब्लम्स को, किसमें, इकोनॉमिक्स थ्योरी और प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या इकोनॉमिक्स थ्योरी चलानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सब देखनी। सबसे पहला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग में यही देखना ना भाई हमें किस चीज का बिजनेस करना है, क्या प्रोडक्ट हमें बनाना है। ठीक है, फिर उसको बनाएंगे कैसे, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी उसकी, व्हाट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड, आइदर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, किस तरीके से वो बनेगा, उसमें सर्विस का पार्ट रहेगा या वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट रहेगा, प्रोडक्ट से सर्विस वाला प्रोडक्ट रहेगा या जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट रहेगा। फिर हमारे पास व्हाट कैपिटल लेबर रेशो टू बी यूज्ड। ठीक है, अगर दोनों चीज यूज हो रही तो उसमें कितनी कैपिटल रेशो लगेगी, ठीक है, और कितनी हमारे पास लेबर लगेगी। मतलब कैपिटल लेबर रेशो का मतलब है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितने एम्प्लॉय का यूज हो रहा हो, कितना उसका जो है कैपिटल मतलब पैसे का खर्चा हो रहा है, ठीक है, या सर्विस का यूज हो रहा है। व्हाट प्राइस टू बी लिव्ड, ठीक है, प्राइस के बारे में क्या रखा जाए, कैसे इसमें इन्वेस्ट करवाया जाए या करा जाए, कितनी क्वांटिटी करी जाए प्रोडक्शन की, कैसे सेल किया जाए उसको, किस प्राइस पे करा जाए। ठीक है, और हाउ द कैपिटल एंड द प्रॉफिट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है वो सारी चीजें, ये सब आ जाएंगे इसमें इंटरनल इश्यूज में। अब इंटरनल इश्यूज की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखना है डिमांड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सबसे मेन चीज यही है, जब हमने देखो यहाँ पे ऊपर देखा तो हमारे पास पूरी एक यूनिट इसमें इसी से रिलेटेड है, बेसिक एलिमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इनके बारे में हमें पढ़ना, डिमांड के बारे में पूरा, डिमांड क्या है, कितनी तरह की होती है, ठीक है, किस तरीके से डिमांड को मैनेज किया जाए। देखो कोई भी बिजनेस हो उसका सबसे मेन चीज है डिमांड। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप तो प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तभी तो बिजनेस चलेगा, अगर डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की तो फिर बिजनेस भी नहीं चलेगा, क्या फायदा होगा उसमें। ठीक है, तो भाई यहाँ पे यही कहा गया है कि सबसे मैनेजर का सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर ये इंटरनल इश्यूज के अंदर ही है, ये चेक करना सबसे पहले तो कोई बिजनेस चलेगा तो उसमें क्या प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है या किस तरह की सर्विस देनी, तो उसकी मार्केट डिमांड को इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना है। तो द मैनेजर थिंक्स अबाउट द डिमांड ऑफ फॉर हिज फर्म प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बना रहे उसके डिमांड को, ए फर्म कैन सर्वाइव इफ इट इज एबल टू कैटर द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अगर डिमांड आ रही मार्केट से तभी वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है, डिमांड प्रॉपर टाइम पे आती रहे और राइट क्वांटिटी की डिमांड आती रहे। ठीक है, भाई बिजनेस चलने के लिए जितनी क्वांटिटी, ये नहीं कि डिमांड आ रही है एक दो क्वांटिटी की डिमांड आ रही है, वो भी नहीं है, तो किस टाइम पे आ रही है, कितनी क्वांटिटी की आ रही है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम और क्वांटिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे आ गई, इतनी डिमांड की पूरी भी नहीं की जा सके और वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट ही कैंसिल करना पड़ जाए। कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आई डिमांड की भाई उनको मंथली कैपेसिटी तो है सप्लाई करने की 1000, लेकिन डिमांड आ रही है 10,000 की, वो कर नहीं पाएंगे तो वो उसको लेंगे नहीं उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ऐसी डिमांड भी नहीं चाहिए कि एक बार 10,000 की आ गई फिर 4-5 महीने आई नहीं। भाई अगर कैपेसिटी है 1000 की, ठीक है, सप्लाई करने की, कि मंथली 1000 की सप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल पे हर महीने 1-1000 के करीब आती रहे वो। ठीक है, तो राइट क्वांटिटी प्रॉपर टाइम पे, डिमांड एनालिसिस हेल्प टू मैनेजर टू एस्टिमेट एंड मैनिपुलेट द मार्केट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। ठीक है, अब 10,000 की डिमांड आना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है कि 10,000 की आ रही, भाई तुम्हारी कैपेसिटी है प्रोडक्ट को बनाने की किसी कंपनी की 1,000 की, लेकिन उसके पास डिमांड आ रही 10,000 की, वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है वो तो और भी। लेकिन उसमें गलती कहाँ है यहाँ पर कि एक बार 10,000 की आ गई फिर 4 महीने 5 महीने आई नहीं। ठीक है, और वो लगातार आ रही, मतलब तो अगर मान लिया वो अपने कंपनी के रिसोर्सेज को बढ़ाए कि वो मंथली 10,000 प्रोडक्शन कर सके 1,000 की जगह, तो उसने अपना 10 गुना प्रोडक्शन के लिए अपने रिसोर्सेज तो बढ़ा दिए, लेकिन डिमांड एक ही महीने आई फिर आई नहीं गई, तो फिर 3-4 महीने तो वो रिसोर्सेज क्या हो गए उसके, वेस्ट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर टाइम और क्वांटिटी दोनों मैनेज है, क्योंकि रिसोर्सेज तो तभी बढ़ाएंगे ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जब उसकी डिमांड रेगुलर कंटिन्यूटी में आ रही हो, तो उसी के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, मतलब इस केस में मतलब आउटसोर्स भी तो काम करा सकते हैं, मतलब आउटसोर्स काम करा लिया, इस बार काम करा लिया। हाँ तो आउटसोर्स करा सकती है, किसी थर्ड मीडिएटर बनेगा ना, वो अपनी तरफ से नहीं होगा, किसी तीसरे पार्टी से होगी, फिर वो थर्ड पार्टी का यूज होगा उसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखना है। अब अपने आप वो करेगा नहीं, थर्ड पार्टी से ही यूज करी जाएगी। जैसे कोई भी एक अगर कभी कभी आ रहा तो, लेकिन वो थर्ड पार्टी से यूज करने वाला कोई चीजें वो बिजनेस की ग्रोथ या उसकी गुडविल आगे चीजें बनाने में वो हेल्प नहीं करेगा इतनी। ठीक है,
तो या तो वो सर्विस का पार्ट कर रहा हो तब होते हैं, जैसे मान लिया ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से कराना बेकार है, लेकिन आपका काम ही थर्ड पार्टी से कराने का है। जैसे ब्रोकर होते हैं, वो बीच में एक पार्टी है, दूसरी पार्टी को मिला के उनके बीच में काम करवा रहे हैं, ठीक है, या एक सर्विस दे रहे हैं कि वहां से उनका काम है सर्विस देना, एक कंपनी से प्रोडक्ट उठाया या अलग अलग जगह से प्रोडक्ट उठाया, उसकी मार्केटिंग कर रहे, लेबल कर रहे, तो वो कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अभी मारुति में नेक्सा वाले क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है, जैसे नेक्सा के हो गए हमारे पास कौन कौन सी, एक आजकल वो आ रही है, 2 गाड़ी, पहले तो बलेनो आ रही थी, अब वो भी आ रही है इनकी हाँ, पहले वो भी तो ले ली इन्होंने, ब्रेजा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे मतलब कोई कंपनी है, जैसे अभी आपके DSSB के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम कराने में भी एक कंपनी नहीं है, DSSB आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिक्रूटमेंट करनी है, वो DSSB के पास जाते हैं। DSSB खुद नहीं करती है एग्जाम, वो भी केवल मैनेज ही कर रही है, उसने दे रखे हैं एड सेल को दे रखे हैं, फिर आगे एड सेल्स भी सर्विस प्रोवाइडर ही है, ठीक है, उसका काम केवल पेपर वगैरह को मैनेज करना, रिसोर्सेस ये करना, लेकिन सॉफ्टवेयर उसके पास भी नहीं है पेपर कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्होंने आगे TCS को दे दिए। TCS के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर किसी अगली पार्टी को करा, उनकी लैब हायर करी, तो ऐसी 5-6 ये बन गई यहाँ पे। अब 5-6 बन जाते हैं जब किसी भी चीज में, तो फिर आजकल पेपर लीक भी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो चल रही, तो वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि लेयर इतनी बन जाती है, जब इतनी सारी लेयर बन जाती है किसी भी उसमें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती रहती है। कहां तक अगर कंट्रोल 1-2 जगह रहे तो चलता भी रहे। अब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ये भी वो भी सब चल रहे हैं ऐसे ही। तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा जो काम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैनेजर का इंटरनल इश्यूज के अंदर, वो है कॉस्ट को एनालिसिस करना, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे, जैसे हम कोकोमो मॉडल पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको निकालनी है, वो कैसा भी हो, तो वो कॉस्ट एनालिसिस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि प्राइसिंग जो रखी जाएगी वो इसी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं सारे के सारे इंक्लूड करके, तो जो भी एवरेज कॉस्ट होगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है, उसी के फिर क्या होगा, सेल होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया कि इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज, ये आपको बताए थे क्या क्या होते हैं किस तरीके से, ठीक है। दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच द फर्म और बिजनेस ऑपरेट्स, और इनके बारे में आपको बताया, जैसे कॉम्पिटिटर के इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, लोकेशन से रिलेटेड कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट वहां पे हो रहा है कभी, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लिया आपको प्रोडक्ट कोई भी करना, तो प्रोडक्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आप प्रोडक्ट कहाँ पे सेल कर रहे हैं या कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे मान लिया AC है, तो AC की फैक्ट्री है किसी की, तो AC की फैक्ट्री उसने ओपन करी कहाँ पे जाके, कश्मीर में, शिमला, हिमाचल वगैरह ऐसी जगह, तो वहाँ बिकने की नहीं उसकी, ठीक है। तो आपको जो है प्रोडक्ट अपना कहाँ पे मैन्युफैक्चर कराया, कहाँ पे सेल करना, जहाँ पे उसकी डिमांड हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है, किस जगह उसकी डिमांड हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे होगी हमारे पास दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, यूपी वगैरह, इधर यहाँ पे डिमांड होगी, ठीक है, तो वहां पे, या शहरों में ज्यादा डिमांड होती है, गांव से गांव में तो हवा रहती है, खुले भी रहती है, तो कब, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट किस लोकेशन पे बनाया जा रहा है, सेल करा जा रहा है, वो भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लिया पहले 1-2 तरह के बिजनेस यहाँ पे मॉडल काम करते हैं, मतलब एक तो ये है, मान लिया एक एरिया है ऐसा कि इस एरिया के अंदर जो है कोई भी किसी, मान लिया किसी को दुकान ओपन करनी किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया 1000 घर है, यहाँ पे हाउस है इस एरिया में, ये मान लिया कोई गांव है, 1000 घर है इस गांव के अंदर, लेकिन इस गांव के अंदर जो है एक भी दुकान नहीं है, मान लिया किसी को कपड़े की दुकान ही खोलनी है, ठीक है, तो कपड़े की दुकान एक भी नहीं है इसके, तो एक बंदा कहता है कि हमारे गाँव में 1000 घर है लेकिन दुकान एक भी नहीं, तो मैं यहाँ दुकान खोल लूँ तो मेरे 1000 कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी गाँव का दूसरा बंदा है, वो जो है इस एक बंदे ने तो ए नाम के बंदे ने यहाँ पे दुकान खोल ली, एक दूसरा बंदा है उसने जाके शहर के अंदर दुकान खोल ली और वहां उस जगह दुकान खोली जहां पे 1000 दुकान पहले से ही है उस एरिया में, ठीक है, उस मार्केट में 1000 दुकान कपड़े की, क्लोथ्स की पहले से ही है, और इस बंदे बी ने भी उसी जगह पे खोल लिया दुकान। अब दोनों के बिजनेस में किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, अब यहाँ पे बात है। यहाँ पे 1001 दुकानें हो गई, अब इसकी दुकान भी लगती है, यहाँ पे अकेली ही दुकान है, लेकिन यहाँ पर जो ये सिटी है, इस सिटी में जो है रोज डेली जो है लाखों बंदे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको पता, किसी की भी शादी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, जब कपड़े खरीदे जाते हैं, तो कोई बंदा ये नहीं छोटी मोटी जगह से वो देखता है, ऐसी जगह जाए जहाँ पे उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिले। यहाँ पे रहेगा तो उसको एक लिमिटेड ऑप्शन है कस्टमर के लिए कि भाई लिमिटेड है, उसको नॉर्मल चीजें लेनी, लिमिटेड कोई ज्यादा वो नहीं, तो वो यहीं से खरीदता रहता है। लेकिन जब उसको कोई बड़े फंक्शन में या ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीजें लेनी है, तो वो देखेगा ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस उसे कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ऑप्शंस, तो वो यहाँ पे जाएंगे ज्यादा। तो मार्केट में जो होगा
उसकी सेल होगी। तो अलग अलग है सबके सोचने, कोई कहता है कि यहाँ पे मैं लगाऊं, कोई कहता है यहाँ पे लगाऊं। पुराना जमाना था, सब बंदे क्या करते थे, बिजनेस ऐसी लोकेशन पे करते थे कि मैं अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं, मेरी मोनोपोली चलेगी। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कि आने जाने का हो गया, पहले ये होता था कि आने जाने की प्रॉब्लम थी लोगों के पास, तो वे दूर नहीं जाते थे, तो एक बंदा मोनोपोली चलाता रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस मिलेंगे बंदों को, वो ऑप्शंस देखेगा, जहां बेटर लगेगा वहां जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में उसको सस्ता भी मिलेगा सामान। ठीक है, तो ये इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, कि मैक्सिमम सेल हो प्रोडक्ट की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी का मैक्सिमाइजेशन, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैक्सिमम यूज कर पाए, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। कंपनी की सोशल भी और पर्सनल लेवल पे भी जो है, उसके एम्प्लॉय पे भी, सोशल में भी, कस्टमर पे भी, सब जगह क्या होनी चाहिए, गुडविल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है किसी भी फर्म का। अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से रिलेटेड है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है। ठीक है, आप देखते हैं कि किसी जगह कोई प्रोडक्ट जो है सस्ता मिल जाता है, कहीं पे महंगा मिल जाता है। ठीक है, कोई बंदा जो है एक ही प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेच रहा, सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा बंदा 50 रुपए में बेच रहा। ठीक है, तो कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब सेम ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, अलग प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मान लिया हम बात करें मोबाइल की, मोबाइल में क्या होता है, आप सिम लेते हैं कि रिलायंस जियो वाले भी दे रहे हैं, बाकी भी एयरटेल भी है। पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सिम का प्रोडक्ट हो गया, रिचार्ज वगैरह कराते थे। तो अगर हम बात करते हैं कि रिचार्ज कराना आपको, डेटा का रिचार्ज, तो आज से 10 साल पहले देखें तो 250-250 रुपए के करीब में आपका 1 GB का रिचार्ज होता था। ठीक है, 250 रुपए में 1 GB महीने में चलता था। आजकल जो है क्या है, अनलिमिटेड चल रहा, रोज डेली का 1.5 GB, आप 239 रुपए का रिचार्ज कराओ, 1.5 GB डेली मिलेगा आपको, और अनलिमिटेड कॉलिंग। पहले तो कॉलिंग अलग थी, कॉलिंग का रिचार्ज अलग था, 1 GB मिलता था 250 रुपए में। अब क्यों हो गया, क्योंकि पहले इंटरनेट यूज करने वाले कस्टमर कम थे, और जो प्रोडक्ट बनाया गया इंटरनेट का, जो टावर लगे, उनकी कॉस्टिंग आई, बहुत सारी कॉस्टिंग आई, वो कॉस्ट कहां से निकले। ठीक है, सर्विस में इंप्लॉय लग रहे हैं, उनकी सैलरी निकालनी। अब मान लिया पहले के जमाने में 1 करोड़ लोग जो है काम करते थे, वो यूज करते थे इंटरनेट। ठीक है, मान लिया फॉर एग्जांपल 10 साल पहले 1 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते थे, तो अब 1 करोड़ लोगों को 250 रुपए महीना देके ही उनका बजट निकलता था। लेकिन आज के टाइम पे जो है 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, तो 100 करोड़ लोग यूज करें तो अपने आप ही ये 100 गुना कम हो गया। ठीक है भाई, 100 करोड़ यूज करें तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो कॉस्टिंग अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जिस तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो डिपेंड करती है डिमांड। अगर मान लिया डिमांड बहुत ज्यादा आ रही तो सस्ता देने में भी जो कंपनी है उसका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर डिमांड कम है तो उसको सस्ते में काम नहीं चलेगा, उसको महंगा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी अभी एग्जाम्पल दिया, ये एप्पल के मोबाइल अब सस्ते हो रहे, पुराने जमाने में बहुत महंगे महंगे आते थे, आजकल सब ले रहे तो सस्ते भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कि व्हेन द प्राइस गोज अप, प्राइस कब बढ़ता है, जब क्या होती है, क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम होती है तो प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में वो इनवर्स होती है एक दूसरे के। जब प्राइस जो है डाउन कब होगा, कम कब होगा, जब क्वांटिटी की डिमांड जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर हम डिमांड बात करें, क्यूडी की बात करें, क्वांटिटी की डिमांड अगर हमारे पास जो है प्राइस की क्या होती है, इनवर्स होती है, 1/P होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मतलब कब बढ़ेगा, डिमांड कम होने पर, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है। जैसे ये डिमांड शेड्यूल है हमारे पास, तो प्राइस पर यूनिट की बात कर रहे हैं, कुछ डिमांड आई किसी भी प्रोडक्ट की 50 यूनिट बेचनी है तो 10 रुपए की 1 यूनिट पड़ेगी, कितना हो गया, 500 रुपए का कॉस्ट पड़ी। अगर डिमांड आई 60 यूनिट की तो उसने कहा 8 रुपए पर यूनिट दे देंगे। आप मार्केट से कुछ सामान भी खरीदते हो तो अगर बल्क में ऑर्डर खरीदते हो तो सस्ता पड़ता है, अगर सिंगल खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। तो सेम चीज है, 60 की यूनिट है तो 6 48, 480 रुपए में ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ा कि 50 यूनिट तो 500 में आ रही, जबकि 60 यूनिट 480 में आ रही और कम में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही 70 यूनिट देखेंगे तो 420 रुपए में ही आ जाएंगी, 80 यूनिट देखेंगे 320 रुपए में ही आ जाएंगी, और 90 यूनिट अगर हम देखेंगे तो 180 रुपए की ही बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस पर यूनिट जो है वो कम होता चला गया इस तरीके से। अब यहाँ पर तो हमने इस तरह से एक वो बना दिया यहाँ पे कि डिमांड आ रही है इंडिविजुअल बंदे से आ रही तो उसको सस्ता दे दिया, ऐसे ही मल्टीपल जगह से आएगी। ठीक है, तो ऑन एवरेज प्राइस जो है बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 पे 500 तो यहाँ पे फिर तो बंदा 90 खरीद लेगा ना। ठीक है, वो 50 क्यों खरीदेगा जब 180 में सस्ते में मिल रही, ऐसा नहीं है, ये एक बंदे की डिमांड की बात करी गई है। ठीक है, अगर टोटल मतलब टोटल जो है सेल 5000 की करनी है, उसको मान लिया टारगेट है 5000 की होनी। ठीक है, तो 5000 की सेल करनी है, अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग देखेगा वो भाई 5000 का हमें अब सेल करनी है, प्रॉफिट निकालना, तो 5000 का प्रॉफिट 50
करेगा तो 50 पे भी उसे 5,000 चाहिए, 90 करेगा या 1,000 करेगा उसको 5,000 ही चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का मार्जिन उतना कम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ये हमारे पास होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड और जो हमारे पास प्राइस है वो एक दूसरे के नेगेटिव उसमें चलते हैं, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर क्वांटिटी बढ़ रही तो प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी जो है हमारे पास प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएंगी वहां पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उनको देखते हैं हम। इसमें कहा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या आंसर होगा इसका? एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने ही बताया था कि जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जिसके थ्रू हम किसी कंट्री की रिचनेस बढ़ाएंगे और उसकी वेल्थ पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरा कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस, किस तरह की साइंस है, या नन या बोथ। तो इकोनॉमिक्स दोनों तरह की साइंस है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी। पॉजिटिव जो साइंस होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है, ठीक है भाई, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही, कितना प्राइस, उसके बेस पे काम करेगी वहां पर। और जो हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, वो साइंस होती है जो बेसिकली वैल्यू पे बेस होती है, ठीक है। उसको वैल्यू बेसिस होते हैं ना, वैल्यू एथिक्स वगैरह जो हम बात करते हैं, तो वो भी मेंटेन करके रखना है। तो ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध लूट मचाते चले जाओ या कुछ भी करते जाओ, वो नहीं करना है, ठीक है। तो एथिक्स और जो है हमारे पास सप्लाई चेन, डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी, इन सबको मैनेज करके लेके चलना है, वो हमारे पास इकोनॉमिक्स कहलाती है। दूसरी चीज है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या होगी? नेगेटिव होगी, इनवर्स में होती है ना, एंटी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव होगी। जब हम इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इस तरीके से हमारे उल्टा चलेगा, ठीक है। प्राइस हमारे पास कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ से। अगर हम यहाँ पे कोई ये प्राइस रख दें, इधर क्वांटिटी रख दें, तो प्राइस अगर क्वांटिटी यहाँ पर है तो प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी बढ़ती रहेगी तो प्राइस कम होता चला जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारे पास इसमें, ठीक है। नेक्स्ट का है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ है वो क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, वही पॉजिटिव, नेगेटिव या डायरेक्ट, तो ये भी नेगेटिव वाला हो गया, ठीक है। नेगेटिव जो है हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप नेगेटिव होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अभी हमारे पास जैसे हमने कहा डिमांड के बारे में हमें काफी चीजें समझनी है, तो हम यहाँ पे डिमांड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कि डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस में हमारे पास यहाँ पे इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। डिमांड क्वांटिटी कैसे फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी, तो पहला टाइप होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया कि डिमांड किस तरह से चेंज होगी, ठीक है, क्वांटिटी के चेंज होने पे या प्राइस के चेंज होने पे या इनकम, क्रॉस एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड में कैसे चेंजेस आ रहे हैं या डिमांड में चेंजेस होने पे प्राइस में या बाकी चीजों में कैसे चेंजेस आएंगे, वो समझने के लिए यहाँ पे 4 मेन टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले प्राइस में क्या चेंजेस होंगे, डिमांड में चेंज होने में प्राइस में क्या चेंजेस होंगे या इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये शॉर्ट में लिखे, इनको पूरा लिख देते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक है हमारे पास एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 4 तरह के हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने प्राइस के बारे में पढ़ाया, बाकी के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं, तो हम प्राइस की बात करते हैं पहले। तो प्राइस में क्या है, अगर हमें निकालना कि कितना चेंजेस हुआ डिमांड में, उसका निकालना, तो देखो किस तरीके से इलास्टिसिटी डिमांड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज कितनी परसेंट हमारे पास क्वांटिटी को डिमांड किया गया माना, उसकी परसेंटेज। अभी पहले मान लिया डिमांड थी 100 यूनिट की, अभी आई है 500 यूनिट की डिमांड, तो कितना चेंजेस आया, वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। तो प्राइस में कितने परसेंट का चेंजेस आया, इन दोनों का रेशो जो होगा उसको बोलेंगे हम ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसके रेस्पेक्ट में, प्राइस के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस होगा, इनकम की बात करेंगे तो इनकम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जैसे भी हमारे पास हमें एडवर्टाइजमेंट, क्रॉस या कोई और एक्सपेंसेस है उनसे रिलेटेड करनी, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे रेशो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास 500 गुना बढ़ गया है, ठीक है, डिमांड, और प्राइस में हमें कितना चेंजेस करना, तो हम इलास्टिसिटी डिमांड निकाल सकते हैं, मतलब प्राइस 500% कम कर सकते हैं, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने कहा रियल एग्जांपल अगर हम लें कि 100 डिमांड आ रही थी, 100 यूनिट की डिमांड आ रही थी, 100 यूनिट की डिमांड अब हो गई हमारे पास 500 यूनिट, ठीक है। अभी किसी प्रोडक्ट का प्राइस हमने 100 रुपए रखा हुआ था, ठीक है, तो क्या अब 20 रुपए रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 20 रुपए 1/5 कर दिया हमने भाई, इनमें देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो रहा, 10,000 हो रहा, यहाँ पे भी 10,000 हो रहा,
ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास, दोनों में 10-10 हजार हो रहा, बराबर ही बन रहा भाई। ये 100 से 500 हो गया तो ये 100 से 20 हो जाएगा प्राइस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर और भी काम करेंगे जो हमने ये रखे। क्या फैक्टर काम करेंगे भाई? डायरेक्ट आप कह दो कि भाई 5 गुना बढ़ गया तो हमने ये कर दिया डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है। ये 100 से 500 करने में और भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी होगी, ठीक है, रिसोर्सेस इंक्रीज करने पड़े होंगे, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग बढ़ गई होगी भाई। यहाँ पे इनको सेल करने के लिए जितने बंदों की रिसोर्सेस की जरूरत पड़ रही थी 100 को 500 को करने में ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने एक्सपेंसेस हमारे पास इस पे आ रहे थे उतनी 500 में आएंगे एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसेस उस रेशो में नहीं बढ़ेंगे जिस रेशो में हमारे पास ये डिमांड बढ़ेगी, तो उससे हमारे पास प्राइस तो कम होना है। ये 20 नहीं होगा तो 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी 100 से 50 भी हो गया, 50% तो हुआ, कम होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि 100% ही कम हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग ले लिया, इसने तो कह दिया कि उसके रेस्पेक्ट में बराबर इक्वल ही होगा, वो जितना बढ़ेगा इतनी जितने परसेंट वो बढ़ा इतने परसेंट ये कम हो जाएगा। तो ऐसे अगर करने लगे तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा जो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा भाई बिजनेस उसमें चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ क्वांटिटी बढ़ने में बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एक साथ उनको रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको वेयर हाउस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, रिसोर्स वगैरह बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। तो उन सब के बारे में इनकम, क्रॉस एडवर्टाइजमेंट, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होगा वो बेसिक चीजें हम समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको बताया 4-5 क्लास इसमें आपकी लगेंगी, तो बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताई थी 4 तरह की होती है हमारे पास। तो पहली जो है हमारे पास वो बताई थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आपको बताया था कि किस तरीके से डिमांड और प्राइस में या इनकम में जो भी ये दिए हुए हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से हमारे पास डिमांड बढ़ती है, चेंज होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो डिमांड किस तरीके से प्राइस पे डिपेंड होती है, ठीक है, इनकम पे डिपेंड होती है, एडवर्टाइजमेंट में डिपेंड होती है, या क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब दूसरा कोई प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनमें कि हमारे पास जो बेसिकली ये प्रोडक्ट दिया होगा, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस तरीके से हमारे पास कम या ज्यादा होती है, चेंज होती है, क्या तरीका है उसमें। तो ये 4 मेन तरीके हैं उसके लिए हमारे पास, या तो प्राइस के बेस पे, या इनकम, या क्रॉस इलास्टिसिटी है, या एडवर्टाइजमेंट। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे हैं, ये जो प्राइस है, ठीक है, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड है, ये प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात करी जा रही कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास डिमांड जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर अभी कोई प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज का आ रहा है तो उसकी मंथली मान लिया 500 यूनिट सेल हो रही है, ठीक है, तो डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड है 500, ठीक है। प्राइस कितना है, प्राइस है हमारे पास 100। अगर हमने इसका प्राइस से 100 की जगह 90 कर दिया या 70 कर दिया, कम कर दिया, तो इसकी डिमांड 90 पे मान लिया, डिमांड आने लगी इसकी 600 यूनिट बिकने लगी, ये कर दिया तो 1000 यूनिट बिकने लगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे लाइक हम कोई ऑफर चला देते हैं, कोई डिस्काउंट कूपन लगा देते हैं किसी चीज में, तो उससे क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लिया न्यू ईयर ऑफर हो गए, या रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे सेल चलती है, आप देखते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन पे सेल चलती है, ठीक है। तो वो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब है कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस कम किया जा रहा, प्रोडक्ट का प्राइस कम किया जा रहा, तो वहां पे इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां से हमारे पास जैसे प्रोडक्ट का प्राइस हमारे पास कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जा रही है। सेम क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए, 100 की जगह 120 कर दिया जाए तो डिमांड कम होने लगी, जैसे 500 की जगह 450 होने लगी, इस तरीके से। तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड जो है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी पी रेसिप्रोकल, हम एंटी प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, 1/d कर देंगे, या डी जो है इसमें इलास्टिसिटी डिमांड को ईडी से हम डिनोट कर देते हैं, तो ये 1/p होगी, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी में भी अलग अलग टाइप्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, वहां से कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से हमारे पास होंगी, ये प्राइस में भी कौन सी चीज का प्राइस कैसे कैसे चेंजेस होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है जैसे हमारे पास परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है, ये प्राइस इलास्टिसिटी के ही अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें पहला है परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब क्या है कि थोड़ा सा स्मॉल चेंज करते ही प्राइस में, प्रोडक्ट की सेल में यानी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है। प्राइस में थोड़ा सा कम कर दो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बढ़ा दो तो कम हो जाती है। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है चेंजेस का। जैसे मान लिया अभी 500 बिक रही थी 100 रुपए में, अगर आपने थोड़ा सा ही 90 ही करा है तो 90 में डबल होगी, 1000 होगी, ठीक है। तो 10% बढ़ाने से, कम करने से ये क्या हो गया, ये डबल हो गया है हमारे पास। ऐसे ही अगर 110 कर दिया प्राइस तो ये 250 हो जाता है,
ठीक है, कम हो जाता है। तो जहां पर स्मॉल चेंजेस ऑफ प्राइस है, मेजर चेंजेस होता है डिमांड में, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परफेक्टली क्यों बोला गया कि आप इसमें ये देखा जाएगा किसी प्रोडक्ट पे कूपन या कोई डिस्काउंट वगैरह चलाने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखने से पता चल रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट किस तरह का है, प्रोडक्ट जो है परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड की कैटेगरी का है, तो उसमें थोड़ा सा भी कूपन चला दोगे तो वो बहुत ज्यादा सेल होने बढ़ जाएगी उसकी। और इसका जो इलास्टिसिटी डिमांड का रेशो होता है वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि परफेक्टली इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का ईपी क्या होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड। तो देखो वहां पे इलास्टिसिटी में, यहाँ पे इन इलास्टिसिटी मतलब अपोजिट बात करी जा रही है। ठीक है, उसका अपोजिट होगा ये। इसमें कहा कि अगर हमने जो है चेंजेस किया प्राइस में लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, इन इलास्टिसिटी में क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा डिमांड में। अगर प्राइस में चेंज करें, आप कितनी प्राइस कम कर लो, बढ़ा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपने 100 रुपए का प्राइस रखा, 500 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मंथली, अगर आप प्राइस को 150 कर दो या आप प्राइस को 75 कर दो, तब भी आपके पास 500 ही हो रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई सेल बढ़ नहीं रही, तो चेंज नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, जो इनइलास्टिसिटी का ईपी होगा वो होगा हमारे पास जीरो। ठीक है, जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिसिटी था उसका इन्फिनिटी, और इसका क्या हो जाएगा इनइलास्टिसिटी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो तीसरा है हमारे पास रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनली चेंज होता है। ठीक है, मतलब एक रेशो में चेंज होता है भाई, जितने अगर मान लिया 10% प्राइस कम करा तो 10% के करीब ही डिमांड बढ़ गई, 10% प्राइस इंक्रीज करा तो 10% के करीब ही प्राइस इंक्रीज करने पर डिमांड कम होगी। तो वो कहलाता है हमारे पास रिलेटिवली। ठीक है, तो डिमांड जो है इसमें किस पे डिपेंड करी? प्रोपोर्शनल है हमारे पास। ठीक है, अगर बढ़ा दोगे तो ज्यादा वो नहीं, तो इसका जो हमारे पास बेसिकली वो होगा, मतलब ईपी होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में होगा। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी क्यों रखा गया? क्योंकि अगर मतलब एग्जैक्टली 10% प्राइस कम करने से 10% ही बढ़ रहा तो मतलब 1 होगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट हो रहा है। लेकिन 10% करने से 5% भी बढ़ सकता है, 15% भी बढ़ सकता है, 25% भी बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। तो वो हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी के बीच में आ गया। जैसे इन्फिनिटी में कहा था बहुत ज्यादा चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, यानी प्राइस का जो डिस्काउंट है, प्राइस में जो चेंजेस है वो डिमांड के चेंजेस के रेस्पेक्ट में नेगोशिएबल है, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं कि परफेक्टली है। ठीक है, रिलेटिवली में वो इन्फिनिटी में चला जाता है परफेक्टली वाला। ठीक है, फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक आ जाता है हमारे पास। रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब है हमारे पास ईपी हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, ईपी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से कम होगी। पहले कैटेगरी हमने देखी जो परफेक्टली इलास्टिक था, उसमें ईपी की वैल्यू इन्फिनिटी थी, मतलब मेजर चेंजेस हो रहा था वहां पे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज, वो प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में मेजर चेंजेस हो रहा, तो ईपी इन्फिनिटी हो गया। दूसरे में ईपी हमारे पास जीरो था, यानी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। तो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दी, ईपी की वैल्यू पूछ ली, या ईपी की वैल्यू दे दी तो आपसे पूछ लिया किस तरह की हमारे पास डिमांड की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझना है। फिर आपको बताया ईपी की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक का मेनली जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 का मतलब उसके रेशो में ही बढ़ रहा है। अगर 10% चेंजेस कर रहे हैं तो 10% हो गया। ठीक है, 10% कम कर रहे हैं तो 10% वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 से और ज्यादा भी हो सकता है, वहां पे मेजर चेंजेस भी हो सकता है, यानी 1 टू मेजर। 1 का मतलब है उसकी रेशो में। ठीक है, इन इलास्टिसिटी में जब आते हैं तो ईपी की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपने अगर 10% प्राइस कम किया तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो डिमांड है वो हमारी 0 से 10% ही इंक्रीज होगी। ठीक है, 0 से 10% के बीच में रहेगी। जबकि इस वाले में क्या हो रहा था हमारे पास, यहाँ से हमारे पास अगर 10% हमने प्राइस में चेंज किया तो मिनिमम 10% थी, और उससे आगे तक कितनी भी हो सकती थी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी 10%। ठीक है, तो ये 1 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू 10% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास। इसके बाद है यूनिटरी, तो यहाँ पर मतलब ईपी की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाएगी। जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट 1 हो जाएगी वहां पर है यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डिमांड के बारे में हो गया। यहाँ पर डिमांड के हमने अलग अलग टाइप समझे कि क्या क्या किस तरीके से डिमांड होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवे में ईपी की वैल्यू एग्जैक्टली 1। तो ये 5 तरह की प्राइस इलास्टिक डिमांड होती है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे प्राइस की बात होगी हमारे पास, दूसरा हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो हमारे पास ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इनकम का क्या मतलब है? इनकम का मतलब है कि इनकम बढ़ने से, यहाँ पर देखो ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर की इनकम की बात करी जा रही कि कस्टमर की इनकम बढ़ने से क्या चेंजेस होगा प्रोडक्ट की डिमांड में। ठीक है, तो इसमें भी यही है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास और कांस्टेंट भी रह सकता है।
ठीक है भाई, किसी की इनकम बढ़ने पे कोई प्रोडक्ट जो है, अगर मान लिया आप किसी एरिया में सेल कर रहे हैं, वहां के बंदों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नई नई प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। इनकम बढ़ने से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है। वो प्रोडक्ट मतलब ज्यादा यूज के नहीं, या बंदों की इनकम बढ़ गई, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो भाई जो चीजें मतलब गरीबी में, कम इनकम में जिनसे काम चला रहे थे, अब पैसे आ गए तो अब उन चीजों से नहीं कर रहे। जैसे इनकम बढ़ने से साइकिल कम होगी बिकनी, अब बाइकें बिकने लगी, गाड़ियां बिकने लगी, उनकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास इनकम जो है बढ़ने से कुछ प्रोडक्ट की वो, जैसे अभी हमने बताया कि साइकिल जो है वो कम होगी तो वो नेगेटिव में चला गया, लेकिन बाइक्स की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, या कार की डिमांड बढ़ गई है, तो वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव में चला गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी की इनकम में। जो चीजें पहले हो रही थी, कुछ नेसेसरी इसेंशियल चीजें होती है जो जरूरत होती ही होती है, ठीक है, जो पहले थी वही अब है, ठीक है, उसी तरीके से चल रही है। ऐसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट के बारे में बात करी जाती है कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के चेंजेस होने से दूसरे प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, किसी में पॉजिटिव पड़ता है, किसी में नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब अगर एक प्रोडक्ट में चेंजेस करा तो दूसरे प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ठीक है, एक में नेगेटिव आएगा। जैसे क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मतलब पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो है गाड़ियों के, जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उनकी जो सेल है वो कम होती जा रही है। सीएनजी के दाम कम है तो उसकी बढ़ती जा रही है। ईवी जो है उनके जो है उनकी सेल बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहे हैं उस पर, एक दूसरे पे, ठीक है। ऐसे ही मतलब किसी को क्रिकेट की किट खरीदनी है तो वो बॉल खरीदता है तो बैट भी खरीद रहा, या कोई बैट खरीदता है तो बॉल भी खरीद रहा, ठीक है। तो या कोई मतलब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट, हाँ मीनाक्षी बेटा बंद कर लो माइक्रोफोन। तो प्रोडक्ट जैसे मतलब कोई चाय और कॉफी में देख रहे हैं कि कहीं पीने गए कि चाय के दाम बढ़ गए, ज्यादा है तो उसने कॉफी ले ली, या कॉफी के ज्यादा लगे तो चाय ले ली। तो डिपेंड करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के उससे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी होते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज, उसकी वजह से भी सेल बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी होती है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे जो सेल में, डिमांड में इंक्रीज होता है। तो एडवर्टाइजमेंट जब आप कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सेल बढ़ रही है। एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया तो सेल कम हो गई, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे पास काम करता है प्राइस वाला, ठीक है। प्राइस वाले में अपोजिट करता है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले में उसके करस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल। मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, और एडवर्टाइजमेंट कम होगी तो सेल कम होगी। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। क्रॉस है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ही हो गया, मतलब एक प्रोडक्ट के चेंजेस करने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स बाय द परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज हुआ, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे, चेंज किया गया है प्राइस। मान लिया दो प्रोडक्ट है ए और बी, प्राइस तो आपने चेंज किया है किसका, ए का, लेकिन डिमांड में चेंजेस किसके हुए हैं, बी के डिमांड में चेंजेस हुए हैं। तो ये कहलाएगी हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें पॉजिटिव में क्या आएगी, यानी व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मतलब अगर हमने एक इसका वाई का प्राइस इंक्रीज कर दिया तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, एक्स की इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी एक का प्राइस इंक्रीज करने पे दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो गई। जैसे मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। मतलब कोई बंदा चाय भी, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, चाय और कॉफी दो एग्जांपल दे रखे, भाई चाय पी लो या कॉफी पी लो, दोनों में से कोई सी भी चीज पी सकते हो, अल्टरनेट है ये, ठीक है। तो अगर चाय का दाम बढ़ जाएगा, बंदा सोच लेगा भाई चाय नहीं पी रहा, मैं ये पी लेता हूँ, ठीक है, कॉफी पी लेता हूँ। तो उस तरीके से हो गया। मतलब ये चीजें तभी आएंगी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी तभी बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, कि जब हमारे पास दो प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, रिप्लेस कर सकें। तो मतलब आपके पास दो बुक्स हैं, दोनों में एक जैसा ही कंटेंट है। जैसे मान लिया आप पाइथन की बुक ही लेते हैं, ठीक है, पाइथन की एक एनसीईआरटी की बुक आ रही है मान लिया, ठीक है, 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं, एक किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। अब अगर इसका प्राइस कम है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी हमारे पास, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो एक ने प्राइस बढ़ाया, दूसरे की डिमांड, इसकी डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बंदा अल्टरनेट कर रहा, वो ले रहा था वो, लेकिन उसने देखा इसका प्राइस बढ़ गया तो दूसरा अल्टरनेट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे यूज करे जाते हैं ये। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब एक के प्राइस बढ़ाने से दूसरे की, जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी,
ठीक है, एक का प्राइस बढ़ा तो उसका प्राइस बढ़ने से दूसरे की भी डिमांड कम हो गई है हमारे पास, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है उस तरीके से। एक जीरो वाले में आएगा, जीरो वाले में मतलब रिलेटेड नहीं होंगे प्रोडक्ट, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, मतलब एक के प्राइस चेंज से दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, बढ़े या ना बढ़े उसके प्राइस से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब डिमांड उसकी जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज आ जाते हैं अब इनकम में, ठीक है, इनकम में भी ये तीन ही कैटेगरी है हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की, कि इनकम बढ़ने से कोई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने से किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, वो पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव में जाएंगे तो हमारे पास उल्टा हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिचुएशन भी पॉजिटिव वाले केस में कि इट रेफर द सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट हम रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, ठीक है, तो बंदों को मतलब जो सभी आमतौर पे यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट, तो भाई अगर मतलब हमारी इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, कम है तो कम यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पास अपोजिट में चलते हैं, जैसे अभी आपको बताया था एग्जांपल हमारे पास, जैसे रेफर टू काइंड ऑफ इनकम, ये नेगेटिव में हम बात कर रहे हैं कि डिक्रीज हो जाती है हमारे पास, इनकम बढ़ने से प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इनफेरियर प्रोडक्ट या गैफिन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनको ये लगने लगता है, जैसे साइकिल का एग्जांपल आपको दिया था कि साइकिल की हमारे पास डिमांड कम होगी इनकम बढ़ने से, ठीक है। इसी तरह से एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो जीरो इनकम ऑफ इलास्टिसिटी में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो, इनकम बढ़े ना बढ़े उसमें कोई, ये इसेंशियल गुड्स हैं जो नेसेसरी हैं, आपकी इनकम कम होगी तब भी आपको लेने हैं, इनकम ज्यादा होगी तब भी आपको लेने ही लेने, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कहलाती है जीरो इनकम वाली। अब ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की बात है, कौन से प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट कहलाते हैं, जैसे नॉर्मल गुड्स हमने कहा था पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इनकम ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर। इनफेरियर गुड्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है हमारे पास कि दूसरा, जैसे क्रॉस वाले में आ जाते हैं, उसकी जगह हमने कोई दूसरा अल्टरनेट ले लिया, ठीक है, अगर हमारे पास प्राइस ऑफ वन गुड्स लीड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ये जैसे हमने बात करी कि एक गुड्स जो है डिक्रीज कर देता है दूसरे की, वो ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे कैटेगरी आपको देखनी है किसमें, नॉर्मल इन्फेरियर वाले हमारे पास किसमें आ गए, ये आगे हमारे पास इनकम की कैटेगरी में, सब्स्टिट्यूट वाले कॉम्प्लीमेंट्री वाले किसमें आ गए, क्रॉस वाले में, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स के अंदर आ गया। एक हमारे पास होते हैं वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स क्या होते हैं, ये ऐसे सामान होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली स्टेटस के लिए लेते हैं लोग, ठीक है, उनके पास पैसा है तो पैसा दिखाने के लिए वो ले लेते हैं, जैसे महंगी कारें ले ली, ठीक है, और या रोलेक्स वगैरह की घड़ियां ले ली, महंगे फोन ले लिए, ठीक है, उतने पैसे हों भी ना लेकिन दिखाने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए जो है ऐसे सामान खरीदे जा रहे हैं, उन सामानों को बोला जा रहा है, उन प्रोडक्ट को वेबलेन गुड्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिनकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज होती है प्राइस बढ़ने पर भी, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है प्राइस ज्यादा है उनका लेकिन तब भी उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ाने पे भी डिमांड बढ़ रही है उनकी। तो क्यों बढ़ रही है, लोगों को लगेगा कि महंगी चीज है तो दिखाने के लिए, भाई महंगी है तो इसलिए डिमांड, लोग खरीद रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास वेबलेन गुड्स हो गए, तो कुछ चीजें महंगी करने से भी बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो वो स्टेटस पे वो करती है, मैटर करती है। अब ये तो होगी हमारे पास प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बारे में, डिमांड के बारे में, किस तरीके से डिमांड में चेंजेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है हमारे पास मोनोपोली। नेक्स्ट टर्म मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली आपको पता ही है कि अगर मान लिया मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, कोई दूसरी उसको बनाने वाली नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी मोनोपोली कहलाती है, मतलब कोई प्रोड्यूसर या हमारे पास सेलर है ही नहीं उसका या उसके जैसे प्रोडक्ट का, तो वो मोनोपोली मतलब अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट कर सकता है और उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो कंपनी में मोनोपोली चलती है। जैसे स्टार्टिंग में शुरू में क्या है, टूथपेस्ट की बात करें तो आज भी अगर मार्केट में जाते हैं लेने के लिए कि टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं तो टूथपेस्ट से पहले ये कहते हैं कोलगेट लेने जा रहे हैं, तो कोलगेट वाले ने शुरू में अपनी मोनोपोली बनाई, वो प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। ऐसे ही अगर नूडल्स लेने हैं तो मैगी का नाम आ जाता है कि मैगी लेने, ठीक है, तो मैगी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम तो क्या है, नूडल्स है, लेकिन वो नूडल्स के नाम से नहीं जाना जा रहा, वो प्रोडक्ट के नाम से नहीं जाना जा रहा, कंपनी के नाम से जाना जा रहा, ठीक है। ऐसे ही पानी की बोतल है बिस्लेरी, अब दूसरे भी बना रहे तो उसी के नाम की स्पेलिंग आगे पीछे कर दे रहे कि भाई बिस्लेरी का वो चल रहा, थोड़ा बहुत नाम ही चेंज कर दो, स्पेलिंग चेंज करके चलता रहता है ऐसे काम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आता है अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे प्रोडक्ट वाला था या अभी डिमांड वाला, ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे इसमें, रिवेन्यू का।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो ही चीजें हैं यहाँ पर, रिवेन्यू और प्रोडक्ट। इनसे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे दोनों से। ठीक है, तो वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिवेन्यू की बात करते हैं हम। रिवेन्यू क्या होता है किसी भी कंपनी का? रिवेन्यू का मतलब उसने किसी टाइम ड्यूरेशन में कितनी सेल की है टोटल। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब इनकम या प्रॉफिट से नहीं होता, रिवेन्यू है टोटल सेल, मतलब टोटल कितनी रिसिप्ट बनी है वो रिवेन्यू है। ठीक है, उसमें इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब है टोटल सेल से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिवेन्यू जो है क्या है? टोटल सेल रिसिप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसने क्या कहा कि इट इज द रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय एक्शन फ्रॉम सेलिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, रिवेन्यू डिपेंड ऑन द प्राइस एट विच द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट आर सोल्ड। देखो प्राइस के बारे में अभी हमने पढ़ाई है, प्राइस पे तो सारी चीजें डिपेंड कर ही रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब वो है हमारे पास रिवेन्यू कितनी तरह के होते हैं। तो रिवेन्यू को भी यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी है हमारे पास टोटल रिवेन्यू, दूसरा है एवरेज रिवेन्यू और तीसरा है मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल रिसिप्ट, टोटल सेल कितनी हुई है किसी टाइम ड्यूरेशन में। मतलब आप अगर मंथली, ईयरली कैसे भी निकालना चाहो, फॉर एग्जांपल मंथली करते हैं। मान लिया कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपए की, एक क्वांटिटी है वो। ठीक है, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, एक महीने में मान लिया 500 क्वांटिटी सेल हुई है, ये क्वांटिटी है। तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा? रिवेन्यू होगा 100 इंटू 500। ठीक है, तो मतलब 50,000 का रिवेन्यू हो गया, ये कहलाता है हमारे पास टोटल रिवेन्यू। ठीक है, एक एवरेज रिवेन्यू होता है। एवरेज रिवेन्यू का मतलब जो टोटल रिवेन्यू है, मतलब उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया तो वो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये मार्जिनल रिवेन्यू, जिसको सीमांत रिवेन्यू भी बोला जाता है। ठीक है, मार्जिनल को समझना हमें क्या होता है। ठीक है, तो देखो मार्जिनल को क्या समझना, जैसे मान लिया किसी कंपनी में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, मतलब स्लोट में बनते हैं, उसके पास प्रोडक्ट बनाने के स्लोट बने हुए हैं कि एक बार में 100 प्रोडक्ट निकलेंगे। जैसे मान लिया मैं ये बुक ही पब्लिश करवाना चाहता हूँ, तो बुक पब्लिशर का वो है कि भाई 1000 आपको क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप 1000 लोगे तो मान लिया आपको 400 रुपये पड़ेगी पर बुक की कॉस्ट। अगर आप, क्योंकि स्लोट बन रहे हैं हमारे पास, 1000 के स्लोट निकलते हैं मान लिया, अगर मान लिया आप 1001 लेते हैं तो एक क्वांटिटी का अलग से कोई स्लोट नहीं निकल रहा। तो इसको अगर एक ही करवानी, तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 400 रुपए की पड़ रही, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा 1000 में? तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 लाख आ गया। ठीक है, अब क्या करा हमने? 1001 कर दी। 1001 करने पे यहाँ पे एक बुक की कॉस्ट मान लिया 800 रुपये पड़ गई आपको, अगर एक के लिए आपने। ठीक है, तो ये 800 रुपये की पड़ी यहाँ पे एक, तो आपके पास 4,08,000 रुपये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी चेंज करने में हमारे पास जो एवरेज है, एवरेज से अलग आ जाता है हमारे पास चेंजेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है यही कहलाता है हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब जो हमारे पास टोटल रिवेन्यू है हमारे पास, जो एक स्लॉट का है। ठीक है, अगर हमने एक क्वांटिटी बढ़ा दी, यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ाने पे, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी का यहाँ पे TRE लिख दिया, इसमें से अगर ये घटा दें तो ये 800 रुपये जो आया है ये हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि किसी कंपनी के पास ऑर्डर आया कि 1000 प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो वो 1000 के स्लॉट बना रहे, लेकिन 1000 के स्लॉट उसको 400 रुपये के हिसाब से पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है कंपनी ने बोल दिया कि भाई मुझे इस बार 1100 चाहिए, तो ये 100 का स्लॉट बनाने में इन 100 में एक्स्ट्रा लग रहा है वहां पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब जो है 400 रुपये पर कॉस्ट बन रही थी 1000 की, तो ये जो एक्स्ट्रा 100 बने इनकी मान लिया 600 रुपये लगी। तो जो हमारे पास 6000 या 60,000 रुपये का चेंजेस एक की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक की क्वांटिटी में 200 रुपये का आ रहा है। अगर टोटल का निकालना रिवेन्यू, मार्जिनल निकालना, तो 1100 की जो भी टोटल कॉस्ट बनेगी उसमें से 1000 की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे 1100 के हिसाब से निकली जाती है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस नहीं, मार्जिनल जब निकालते हैं वो यूनिट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट स्लॉट में चल रहा है, उसमें एक यूनिट हमने बढ़ा दी, तो उसका जो वो प्राइस है वो उसमें चेंजेस हो जाता है, तो उसी को मार्जिनल कहते हैं उन दोनों के डिफरेंस को। तो टोटल रिवेन्यू टोटल सेल रिसिप्ट होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये आपको बताई थी क्वांटिटी और सेल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी का टोटल सेल निकल के आ जाती है। एवरेज मतलब टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, वो एवरेज निकल के आ गया। और फिर हमारे पास मार्जिनल आपको बता दिया कि हमने एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा करने पे हमारे पास कितना चेंजेस होता है वो मार्जिनल हो सकता है। समझ में आ गया भैया? तो आपके पास ये, हमारे पास हमने यहाँ रिवेन्यू की बात करी है, क्वांटिटी की बात करी, प्राइस वगैरह की। तो जो हमारे पास यहाँ पर, सर हाँ बोलो। सर ये एवरेज रेवेन्यू जो है सर, ये तो प्राइस ही हो गया बेसिकली, मतलब। हाँ, वो एक सिंगल यूनिट का प्राइस हो गया मतलब। ठीक।
अब हमारे पास इसमें हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, डिमांड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी एक क्लास में हम ये मनी बैंकिंग वगैरह, वैसे बैंकिंग की कुछ टर्म पढ़ी थी, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर कल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स दैट आर बोट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स ऑल आर कॉल्ड, ठीक है। तो हम पिछली क्लास में हमने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे आपने रिवेन्यू पढ़ाया था, रिवेन्यू के पहले हमने वेब लर्न गुड के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, इनफेयर, नॉर्मल, ये सारे के सारे पढ़े थे। तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही कह रहा है कि ऐसा सामान जो हम मार्केट से खरीदते हैं लेकिन उसकी हमें इमीडिएट नीड नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी, या किसी दूसरे गुड, इसमें कहा है कि ऐसे हैं वो जो दूसरे सामान को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम उनका यूज नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बनाने में उनका यूज हो रहा है, ठीक है। आप घर पे सब्जी बनाते हो, ठीक है, तो तेल लेके आते हो मार्केट से, मान लिया, तो तेल को डायरेक्ट तो आप पी नहीं रहे, लेकिन सब्जी बनाने में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल हमने उसमें यहाँ पे देखा है। या हम बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी चला रही है, जैसे हम क्लास ही ले रहे हैं, तो क्लास लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ी लैपटॉप की, ठीक है, या हमें जरूरत पड़ रही है इंटरनेट की। तो इन सब चीजों की जो उसमें किसी दूसरे काम को करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे हम अगर प्रोग्रामिंग में आए, तो प्रोग्रामिंग में हम एक टर्म यूज करते हैं, एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आईडीई। तो आईडीई क्या होता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है। यही तो होते हैं आईडीई, जिन ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कहा कि ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, जो इमीडिएट नीड को तो हमारे पास मीट नहीं कर रहे कंज्यूमर की, बट प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और फाइनल गुड्स। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या आंसर, कॉमन सेंस से भी दिए जा सकते हैं थोड़े आंसर, कुछ ट्राई करते हैं। कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, या कंजम्पशन गुड हो सकता है, या फाइनल गुड्स हो सकता है, या कैपिटल, ये दिए हुए हैं। तो बताओ कौन सा होगा। तो कंजम्पशन गुड। कैपिटल। अच्छा, एक आंसर आया कैपिटल। तो चलो पहला आंसर है हमारे पास कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन के बारे में समझते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कंजम्पशन मतलब जो कस्टमर है वो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है उसको, ठीक है। मतलब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक को आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होंगे, कंजम्पशन गुड्स होंगे, यानी जो डायरेक्टली कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। तो कंजम्पशन गुड्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इमीडिएट नीड को, भाई आप कोल्ड ड्रिंक किस लिए लेके आते हो, ठीक है, इसलिए लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक, चलो भाई कोई गेस्ट आ गया, फटाफट काम हो जाए, कोल्ड ड्रिंक भी हो गया, चाय पानी बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, हो गया काम, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट तो कह रहे हैं वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर रहे, उससे तो दूसरा प्रोडक्ट बना, जैसे चाय की पत्ती लेके आए हो तो चाय बनेगी, चाय की पत्ती डायरेक्टली यूज नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो दूसरा आंसर आया था कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स, अब हमने जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल अमाउंट भी होता है, ठीक है। बताया था आपको क्या होता है कैपिटल अमाउंट, जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। और उस पैसे से बाकी जो है वो होगा, बाकी पैसा कमाया जाएगा बिजनेस में लगा के एक बार, ठीक है, तो वो कैपिटल है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, कैपिटल गुड्स। जैसे चाय की पत्ती हो गई आपका एक एग्जांपल, ऑयल हो गया, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हम उसको, लेकिन वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हो गया कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा। एक हमारे पास यहाँ पे फाइनल गुड है। फाइनल गुड क्या है, जो हमारे पास, देखो ये फाइनल का भी हम समझेंगे इसी तरह से, जिसको हम बेसिकली डायरेक्टली कंज्यूम कर सकें, वो भी हमारे पास फाइनल गुड में आएगा। फाइनल और कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझना हमका, ठीक है। क्या होता है, कंजम्पशन में तो हमारे पास जो हम कस्टमर की नीड होती है वो डायरेक्टली उसके लिए। फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का होता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है घर का सामान जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये नीड के लिए भी होता है और ये यूज करने के लिए, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये भी फाइनल प्रोडक्ट है जो बन गया है हमारे पास, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जैसे अभी हमने कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी, वो भी फाइनल प्रोडक्ट है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। या हमारे पास आप आज खाना बनाने का मॉर्निंग ब्रेड लेके आ गए, तो ब्रेड जो है आपके पास क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट है, बने हुए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास ऐसे सामान जो हमारे पास हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारे पास यूज करें, वो कंजम्पशन गुड्स में आ जाएंगे। मतलब फाइनल गुड्स भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इसकी कैटेगरी कंजम्पशन की और बोर्ड है। हम कुछ ऐसा सामान भी लेके आ सकते हैं जो हम फिर डायरेक्टली अभी यूज नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको डायरेक्टली, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले आए, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास गर्म है,
ठीक है, तो अभी नहीं कर रहे, हमने फ्रिज में रख दी, ठीक है, तो वो भी कंजम्पशन में आ जाएगी, लेकिन फाइनल में नहीं आएगी, फाइनल में बिल्कुल डायरेक्टली यूज करने वाली। एक कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है उनको बनाने के लिए मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी वहां पे, उनको भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब उनका भी किसी दूसरी चीज में यूज करा जाएगा। जैसे मैं कहने लगूँ चीनी है, ठीक है, तो चीनी का यूज करके चीनी डायरेक्ट भी यूज करी जा सकती है, फाइनल भी है, कंजम्पशन भी है, लेकिन इसकी एक कैटेगरी इंटरमीडिएट भी आ जाएगी। कब आएगी इंटरमीडिएट? मैंने कहा कि मुझे कोई मिठाई बनानी है, उसमें चीनी का यूज करना, तो चीनी वहां पे उस मिठाई के लिए क्या होगी? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करेगी, ठीक है। या आपने जैसे मान लिया आप रीसेलिंग का काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, जैसे आपकी दुकान है, मान लिया आपने सुबह दूध खरीदा, ठीक है, मदर डेयरी के पैकेट आए और फिर कस्टमर आए, आपने उनको बेच दिया, तो खरीदना बेचना करके आप कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और फिर रीसेल कर देते हैं, तो वो क्या है? मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी, आपके लिए इंटरमीडिएट होगी, तो वो डिपेंड करता है कहाँ किस कंडीशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। किसी के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट होगी, किसी के लिए वही प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल की बात करी जा रही, तो ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उसकी इमीडिएट नीड नहीं होती है, तो वो हमारे पास कैपिटल गुड्स हो जाता है। अच्छा, एक अगर हम बात करते हैं कि मान लिया एक ऑफिस है, ऑफिस के लिए फर्नीचर रखा गया है, फर्नीचर बनाया हमने, ठीक है, और ये फर्नीचर, ये बताओ किस तरह के गुड्स में आएगा यहाँ पे? कोई फर्नीचर है या मशीन है, जैसे लैपटॉप वगैरह आपने ले लिया, ये सब क्या होंगे? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कंज्यूमर में, कैपिटल, कंजम्पशन या फाइनल? नहीं, ये वाले आएंगे बेटा। हमारा काम जो है, ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है, वो फर्नीचर बनाना नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है कि वो तो मतलब आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, तो लैपटॉप और फर्नीचर आपके किस काम के लिए यूज, कौन से टाइप के प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे? आप उनको सेल थोड़ी कर रहे हो लैपटॉप या फर्नीचर को, तो वो क्या है? वो कैपिटल गुड्स होंगे। उस कंपनी के लिए वो क्या है? कैपिटल, उसने इन्वेस्टमेंट करा उन प्रोडक्ट पे, उन प्रोडक्ट की हेल्प से दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिनसे बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा ओलिगोपोली है। अच्छा, ओलिगोपोली रेफर टू, ओलिगोपोली क्या होती है? अच्छा, एक लास्ट क्लास में आपको बताया था मोनोपोली टर्म, ठीक है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब है कि मार्केट में केवल एक ही कस्टमर, वो एक ही सेलर है, एक सेलर है, और कस्टमर जो है बहुत सारे हैं, मैनी बायर है। तो उसको हमने क्या कहा था कि भाई एक ही बंदा किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला या सेल करने वाला, कस्टमर बहुत सारे, तो वो अपनी मोनोपोली चलाता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग रेट वो बता सकता है कि भाई ये है, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो उसकी मोनोपोली चल रही। मोनोपोली का मतलब हमारे पास क्या है? वहां पर सेलर या मैन्युफैक्चरर जो है वो सिंगल है, बायर बहुत सारे हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारे पास मोनोपोली, ठीक है। एक मोनोपोली की तरह ही एक वर्ड होता है मोनोस्पोनी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब सिंगल बायर है। अगर सिंगल बायर है मार्केट में, ठीक है, बेचने वाले कितने भी हो सकते हैं, खरीदने वाला एक ही बंदा, तो वो कहलाता है मोनोस्पोनी, ठीक है। और मोनोपोली मतलब सेलर एक है, खरीदने वाले एक ही दुकान है, कस्टमर बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी चलेगी? यहाँ पे सेलर की चलेगी। मोनोस्पोनी में क्या होगा? बायर एक ही है, खरीदने वाला एक ही है, तो सब पीछे पीछे आएंगे कि मेरा प्रोडक्ट ले ले, मेरा प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो किसका होगा? तो ये मोनोस्पोनी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली में क्या होता है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंगल सिंगल की बात होगी, सिंगल सेलर सिंगल बायर। अब यहाँ पे हमारे पास है मैनी सेलर फ्यू बायर, ठीक है। फ्यू का मतलब, जहां फ्यू आएगा, फ्यू का मतलब वहां पे टू और मोर हो सकते हैं, ठीक है। फ्यू का मतलब है टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दो की, तो टू और मोर, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है हमारे पास फ्यू सेलर मैनी बायर, ठीक है। क्या होता है? फ्यू सेलर मतलब दो या दो से ज्यादा सेलर हैं, दुकानें हैं मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने वाले क्या है? बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे एक फर्दर हमारे पास कंडीशन बनी है कि अगर मान लिया इसमें दो या दो से ज्यादा की बात करें, दो या दो से ज्यादा ना होके दो ही हो, एग्जैक्ट दो हो, एग्जैक्ट टू सेलर हो, अगर दो ही सेलर हो, लेकिन बायर जो है वो मैनी बायर, ठीक है, मैनी बायर, तो इसमें भी ओलिगोपोली की भी एक सब कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं डुओपोली, ठीक है। वो हो जाएगी डुओपोली, मतलब दो सेलर और मैनी बायर। अगर दो या दो से ज्यादा, इसमें दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे, वो ओलिगोपोली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्म समझी, एक ओलिगोपोली, एक डुओपोली, एक मोनोपोली और एक मोनोस्पोनी, ठीक है। ये टर्म्स होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है कस्टमर और सेलर, ठीक है, उनके बारे में बताई जाती है कि कितनी क्वांटिटी में है, कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करी जा रही, एग्जैक्ट की बात इसमें ओलिगोपोली में कोई एग्जैक्ट नहीं है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बायर हमेशा सेलर से ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन टू सेल एंड बाई शेयर। शेयर, मार्केट में शेयर खरीदते हैं, ठीक है,
तो जब शेयर मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास उसमें ऑप्शन होते हैं अलग, ठीक है। एक बीएससी का ऑप्शन होता है, एक एनएससी का ऑप्शन होता है। नॉर्मली जब हम शेयर लेते हैं, अगर इंडिया में आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपको शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, या आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपका एक बैंक अकाउंट तो होता ही, नॉर्मली आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उसमें क्या करना होता है, शेयर मार्केट में शेयर वगैरह करते हैं हम। अब इसमें शेयर मार्केट में जब आप शेयर करते हैं तो वहाँ दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली दो तरह के हम यूज करते हैं, ठीक है। इंट्राडे करो आप या डिलीवरी वगैरह के कैसे भी शेयर करो, तो नॉर्मली दो तरह के आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक ब्रोकरेज के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट होता है, तो ऐसे ही ब्रोकरेज होता है, एक मीडिएटर जो हमारे पास शेयर का लेन देन करवाता है हमें, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकरेज के पास हम कर सकते हैं। जैसे आजकल आप बहुत सारे ऐड वगैरह देखते हो, ठीक है, बैंक के भी होते हैं अपने, वैसे भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। जीरोधा हो गया या ग्रो वगैरह, ये ऐप वगैरह चलती रहती है, तो इन पे आप किसी पे भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के इन पे शेयर लगा सकते हो। लेकिन ये जो शेयर जब हम खरीद रहे हैं नेशनल एनएससी से या बीएससी से, तो इसमें इंडियन कंपनी के ही शेयर मिलते हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी के शेयर अगर आप खरीदना चाहें तो वो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन टू सेल एंड बाई शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी, ठीक है। विदेशी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं, ठीक है। और इसमें कहा विदाउट ओपनिंग ए ब्रोकरेज यानी डीमेट अकाउंट, आपने डीमेट अकाउंट भी नहीं खुलवाना और आपको शेयर खरीदने हैं विदेशी कंपनी के, तो आप किसके थ्रू खोलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या इवेंट डेटा रिकॉर्डर्स, ठीक है। कोई बता सकता है क्या आंसर होगा इसका। ग्लोबल। ग्लोबल, ठीक है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, वैसे जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल यानी फॉरेन कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल की पे जानी है बातें, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी का करना, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर के थ्रू हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इज एन इंडेक्स यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑफ ए कंट्री। यानी सीपीआई जो होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो किसी कंट्री की किस चीज को बताती है, डिनोट करती है। फॉरेक्स को बताती है, जीडीपी ग्रोथ को बताती है, इनकम टैक्स को बताती है, या रिटेल इन्फ्लेशन को बताती है, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर, क्या हो सकता है। सीपीआई किससे रिलेटेड है, सीपीआई कंज्यूमर से रिलेटेड है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो कंज्यूमर से रिलेटेड इसमें कौन सी चीजें इन चारों में से। कंज्यूमर यानी कस्टमर कहाँ पे जा रहा है, फॉरेक्स में जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ में काम कर रहा है, इनकम टैक्स में कर रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ रहा है उसको। जीडीपी। अच्छा, रिटेल। रिटेल, अच्छा। एक आंसर आया है जीडीपी, एक आया है रिटेल का, ठीक है। इनकम टैक्स तो सभी कंज्यूमर का वो नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स तो इनकम के अकॉर्डिंग है, कंज्यूमर तो 5,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला भी, ठीक है। जीडीपी जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्म समझ लेते हैं, फॉरेक्स का क्या मतलब होता है। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट का क्या काम है फॉरेक्स का, इसका काम है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना। जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या कोई दूसरी कंट्री वाला हमारी कंट्री में आता है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो मान लिया मार्केट में जाके कुछ शॉपिंग करोगे, तो वहाँ के जो मार्केट वाले, वो तो मान लिया कोई आके यहाँ पे डॉलर पे खरीदता है, तो वो तो कहेगा भाई मुझे तो रुपए में चाहिए, डॉलर वगैरह मैं कहाँ इसको कन्वर्ट कराता करूंगा, मुझको रुपए, तो वो पहले ही जाके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके अपने पैसे को कन्वर्ट करवा लेता है, ठीक है, उस करेंसी में कन्वर्ट करवा लेगा, तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का मतलब इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो कंज्यूमर तो एंड यूजर हो गए, एक तरह से कस्टमर हो गए, जो कंट्री में मतलब कोई भी सामान कंज्यूमर, उसमें कोई भी बंदा हो सकता है, लेकिन फॉरेक्स में हर कोई बंदा तो जा नहीं रहा, ठीक है। कंट्री के हर बंदे के लिए तो है नहीं फॉरेक्स, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या है, जीडीपी आप बहुत बार जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होती है या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, तो जीडीपी टर्म हमारे पास आती है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ वगैरह जीडीपी से मेजर करी जाती है, कि भाई कोई कंट्री, मतलब कोई कंट्री जो है कितनी प्रोग्रेस करी, तो वो उसकी जीडीपी से हम देखते हैं। जीडीपी का मतलब है जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, उन सभी प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी सर्विस द्वारा, ठीक है। तो किसी भी टाइप के कोई से भी सेक्टर द्वारा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्नरी सेक्टर हो, कैसा भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के द्वारा कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर निकाली जाए, तो वो क्या है हमारे पास, जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो जीडीपी हम किसी पीरियड में, जैसे तिमाही की, इस क्वार्टर की क्या चल रही है, इस ईयर की क्या चल रही है, इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो जीडीपी के साथ साथ हमारे पास मतलब एक तो हमारे पास जीडीपी टर्म आती है, ठीक है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है,
ग्रोस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी देखो कंट्री के अंदर बनने चाहिए वो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कोई बाहर बन के आया विदेश में और यहाँ की मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जीडीपी में नहीं कैलकुलेट करा जाएगा, जो हमारी कंट्री के अंदर बना है, जो जिस कंट्री के अंदर बना है वो उसकी जीडीपी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यूज किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, ठीक है, जो टोटल फाइनल वैल्यू होती है सबका टोटल कर दिया जाए तो वो जीडीपी आएगा। एक टर्म यहाँ पे यूज होती है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, इसका मतलब है जो हमारे पास जीडीपी है ना, जीडीपी में से हमने कुछ सामान एक्सपोर्ट भी करा होगा, मतलब कुछ इंडिया में बना लेकिन हम बाहर बेच रहे हैं उसको। ठीक है, तो बाहर की कंट्री में बेच रहे हैं तो उससे भी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बाहर गया तो वो हमारे पास इसमें ऐड कर दो तो वो एक्सपोर्ट। ठीक है, करा जो हमने, लेकिन जब हम कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक्सपोर्ट ही करे जाएंगे हर चीज, कुछ चीजें हमारी कंट्री में नहीं होती, कम है यहाँ, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, तो इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इम्पोर्ट से क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंस होंगे, एक्सपोर्ट से इनकम होगी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीडीपी में ऐड कर दो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे अगर कुछ डेप्रिसिएशन होता है हमारे प्रोडक्ट वगैरह में, डेप्रिसिएशन या पैसे में भी डेप्रिसिएशन होता है, या कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट करा जब तक वो मार्केट में गया तो उसमें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, अभी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था लेकिन अभी उसकी मार्केट वैल्यू मान लिया 80 रुपए होगी, तो उसमें क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम जो हमारे पास जीएनपी है, जीएनपी से मान लिया डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, मतलब चाहे वो हमने इंपोर्ट करके करा हो प्रोडक्ट या हमने यहीं पे बनाया और यहीं पे है हमारे पास, तो कंपनी को मान लिया किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा था 100 रुपए, या 100 रुपए उसका एमआरपी था, वो इस पे बेच रही थी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है, तो डेप्रिसिएशन आने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो अब कितनी रह गई, 100 रुपए कॉस्टिंग चल रही थी उसकी, जिससे सेलिंग कॉस्ट थी उसकी क्या चल रही थी, 100 रुपए, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद 80 रुपए हो गई। ठीक है, चाहे वो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट की हो या हमारे यहीं का जीडीपी का प्रोडक्ट हो। तो अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दिया जाए इसमें से, तो क्या हो गया, जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट था उसमें 20 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया तो उसकी कॉस्ट होगी 80 रुपए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एनएनपी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनएनपी, मतलब अब क्या होगा, जो हमें जो कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू, कंट्री का ओवरऑल रिवेन्यू जीडीपी से देखा जा रहा था वो जीडीपी से नहीं एनएनपी से देखा जाएगा। एक्चुअल तो हमारे पास ये वाली चीज होती है, जीडीपी अगर हम कहते हैं कि भाई जीडीपी जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्री के पास जो रिवेन्यू होता है, ठीक है, जो पैसा होता है या प्रोडक्ट होते हैं जितनी भी, वो फाइनली एनएनपी से देखी जाती है। ठीक है, एनएनपी मतलब नेट है, जैसे हम कह देते हैं कि ग्रोस हमारे पास आ रहा है, भाई सैलरी किसी की ग्रोस सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन इन हैंड नेट सैलरी आ रही है 80 हजार रुपए। ठीक है, तो भाई 80 हजार है अभी, तो ये तो 1 लाख थी, तो वे ये तो ग्रोस वाली है, जो जीडीपी है ये ग्रोस है, लेकिन इन हैंड क्या मिल रहा है, वो है उसकी इन हैंड वैल्यू, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा उसका एनएनपी। ठीक है, तो ये नेट वैल्यू जो भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास जीडीपी की बात। इनकम टैक्स आप सभी जानते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग टैक्स रेवेन्यू है, उनके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। अब जैसे हमने डेप्रिसिएशन की बात करी, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाना, एक इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम या ज्यादा होती है। ठीक है, चेंजेस आते हैं, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब कम ही हो रहा है। तो ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो डिटेल्स है, क्योंकि रिटेल मतलब क्या है, रिटेल मतलब है कि हमारे पास जैसे रिटेल की दुकानें जहाँ पे फाइनली कस्टमर जाके कुछ चीज प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज परचेज करता है, तो वो रिटेल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो रिटेल में जाके कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, कि इसका मतलब है देखो कुछ प्रोडक्ट रिटेल पे गए, सबसे फाइनल दुकान पे गए बिकने के लिए। ठीक है, मान लिया दूध का ही प्रोडक्ट है, कोई कंपनी दूध बनाती है, ब्रेड बनाती है। ठीक है, तो उनकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट 2-2 3-3 दिन की होती है बस। ठीक है, जैसे मान लिया दूध है आज गया, तो 3-4 दिन की एक्सपायरी डेट, अगर बिक गया तो सही है, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा, तो वो वापस जाएगा। ब्रेड है 4-5-10 दिन की एक्सपायरी डेट है उसकी, तो तब तक बिक गया सही है, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने से क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न होगा, तो वो इन्फ्लेशन से फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी या कॉस्टिंग चेंज करी जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ से निकल रही है, कि कितने फाइनली जो प्रोडक्ट है हमारे वो कंज्यूम हो रहे, जो बायर है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो रिटेल इन्फ्लेशन में पता चलेगा हमें वहां से, तो सीपीआई उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, ऐसी कौन सी हमारे पास सेक्टर है जो कोई सामान नहीं बनाता, प्रोडक्ट नहीं बनाता। देखो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के सेक्टर की बात करी गई है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्नरी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सेकेंडरी या टर्नरी की भी बात करी गई।
किसी भी कंट्री के अंदर जो काम होता है, ठीक है, किसी भी तरह का जो काम करे कोई भी बिजनेस, एनी टाइप बिजनेस, वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जहाँ से कोई भी बिजनेस चल रहा किसी भी टाइप के की बात करेंगे तो उसमें हमने पहला टाइप बनाया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्नरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होते हैं हमारे पास जैसे एग्रीकल्चर, इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे पास सेक्टर होते हैं, ठीक है। रिलेटेड सेक्टर क्या, जैसे मतलब वे बंदे वो मतलब बिजनेस ऐसा है एग्रीकल्चर का, भाई खेती का बिजनेस है, किसान खेती कर रहे हैं, कुछ फसल उगा रहे हैं, लेकिन हर फसल का हर बार सेम रेट नहीं मिलता या सेम तरह की फसल नहीं होती, वो मौसम पे भी डिपेंड करती है। बहुत अच्छे, मान लिया किसी के गेहूं खड़े हैं, ठीक है, और गेहूं कटने वाले तभी ओलावृष्टि होगी, ओले पड़ गए, सारे बेकार हो गए, इतनी मेहनत करी सब वो हो गया। तो ये जो है फिक्स वो नहीं रहती हमारे पास यहाँ पर। इस सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास कोई भी, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं होता है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर के बिजनेस होते हैं वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड, जैसे मछली पालन कर रहा, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे मतलब जो खेती होगी, खेती से रिलेटेड होगी काम, वही हो गया। मतलब माइनिंग का काम भी करते हैं, जैसे माइनिंग होती है कोयला वगैरह की, ठीक है, या तेल निकालने की, तो वहां पे 100% श्योरिटी नहीं कि इस तरीके से चल रहा है, कोई चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती। इन सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ना ही इनका गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का इन पे, ठीक है। भाई खेती कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का इतना ज्यादा वो भी नहीं रोल इनमें, ठीक है। अब दूसरा सेक्टर है, ये है मेन हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो बेसिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट या ह्यूमन मेड प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट मतलब खेती से जो वो सामान उग रहा है, फसल उग रही है, वो नेचुरल है। मुर्गी पालन हो रहा है, या मछली पालन हो रहा है, या गैस निकाली जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, तेल का काम किया जा रहा है, वो सब नेचुरल है, ठीक है। प्राकृतिक चीजें हैं, वो होंगी नहीं होंगी वो प्रकृति पर निर्भर है, कहाँ निकलेंगी, कैसे होगी, कितना होगा, सब चीजें, ठीक है। उसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि इसी तरीके से चलेगी चीजें, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसी भी। लेकिन जो ये सेकेंडरी सेक्टर है, यही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट बन रही, गाड़ी बन रही, कपड़े बन रहे, खाने का सामान बन रहा, नॉर्मल मतलब वैसे, तो ये सब A to Z जो जितनी भी कंपनियां खुली हुई जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो सब किस में आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे। अब इसने कहा कि ऐसा सेक्टर बताना जो प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, वो आता है हमारे पास टर्नरी सेक्टर, इसको बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये है हमारे पास सर्विस सेक्टर, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट बना रही पहले प्राइमरी वाली और सेकेंडरी वाली, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्ट तो प्राइमरी भी बना रही, लेकिन ये नेचुरल प्रोडक्ट बना रही है, सेकेंडरी वाली ह्यूमन मेड प्रोडक्ट बना रही है, और टर्नरी इनको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर है, वो प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, या हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं। हमारा सेक्टर क्या है, एजुकेशन सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। कोई लॉयर है, लॉयर कोई प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, वो क्या है, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई कॉल सेंटर हो गया, वो सर्विस दे रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी क्या है हमारे पास, एक तरह से सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है वहां पर, ठीक है। तो जो मतलब हमारे पास कोई मतलब सॉफ्टवेयर अगर सेल वगैरह के चल रहे हैं, तो उनको तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जो केवल सर्विस दे रहे हैं, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं निकल के आ रहा, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, ना हार्ड कॉपी में ना सॉफ्ट कॉपी में, तो लॉयर हो गया, एजुकेशन हो गया, या हमारे पास उस तरह के प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज होगी, मतलब जहाँ केवल सपोर्ट काउंसलिंग वगैरह होगी उस तरह की, ठीक है। तो वो सब आएंगे हमारे पास टर्नरी सेक्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5th नंबर का, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट के बारे में ही है। प्रोडक्ट है यानी द टेंजिबल गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर वांट टू कंपेयर क्वालिटी, ठीक है। तो कोई सामान आप खरीदते हो तो उसको देखते हो ना, कि कंपेयर करते हो कि सही है या गलत है, कैसा कौन सा सही रहेगा, कंपेयर करनी है। जैसे मान लिया कोई गाड़ी खरीदनी, तो गाड़ी खरीदने से पहले आप ऑनलाइन भी देखोगे कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन से आपके बजट की, किसकी फ्यूल एफिशिएंसी सही है, ठीक है। तो आपकी नीड को कौन सी सेटिस्फाई कर रही, फुलफिल कर रही। तो बहुत अलग अलग कंपनी की, कोई टाटा की, कोई मारुति की, कोई महिंद्रा की, अलग अलग आप कंपेयर करते हो चीजों को, उनकी क्वालिटी को भी देखते हो, फीचर्स को भी देखते हो, प्राइस को भी देखते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें अपने बजट वगैरह के अकॉर्डिंग आप देखते हो, ठीक है, परचेज करने से पहले। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिनको आप परचेज करने से पहले काफी ज्यादा कंपेरिजन करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कन्वीनियंस गुड, या शॉपिंग गुड, या स्पेशलिटी गुड, या अनसोल्ड गुड। तो उनको क्या बोलेंगे, बताइए भाई, क्या हो सकता है आंसर? आशीष, हाँ सौरभ बताओ, जी सर। क्या सर स्पेशलिटी या फिर अनसोर्ट होगा सर। अच्छा, स्पेशलिटी या अनसोल्ड होगा।
हाँ आशीष तुम क्या बता रहे, बताओ। कन्वीनियंस भी हो सकता है कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बंदा देख रहा है। अच्छा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख रहा। अच्छा तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख रहा है, तो उसमें फिर कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी। देखो कन्वीनियंस गुड ऐसे सामान होते हैं जिसमें हमें ज्यादा कंपैरिजन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती ना, ज्यादा उनकी कॉस्टिंग होती है, या कॉस्टिंग भी है तो मतलब उसके प्राइस जो है, ऐसे सामान जिसके मार्केट में प्राइस कहीं से भी खरीदो एक जैसे ही रहेंगे, और कैसी भी क्वालिटी सबकी क्वालिटी भी एक जैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कन्वीनियंस। जैसे मान लिया आपको पेट्रोल खरीदना, डीजल खरीदना, कोई से भी पेट्रोल पंप से खरीद लो, ज्यादा दिमाग लगाते हो क्या? सभी पेट्रोल पंप पे सेम ही मिलेगा, सेम ही प्राइस मिलेगा, सेम ही पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में सेम ही क्वालिटी के हैं, सेम ही प्राइस के चल रहे हैं, तो वो कन्वीनियंस गुड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मतलब आपके हो गए पेट्रोल हो गया, डीजल पेट्रोल गैस वगैरह आप ये लेते हैं, या आप न्यूज़पेपर भी खरीदते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी आपको 2 रुपए का न्यूज़पेपर आ रहा, कोई भी ले लो, कोई मैगजीन अगर आपको लेनी, तो इनमें आपको मतलब आपने बस ये देखनी है कि मुझे इस टाइप की मैगजीन चाहिए, कोई सी भी ले लिया, कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लिया, सब में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, एक जैसे निकलते हैं चीजें, ठीक है। तो वो लिख लिया भाई, ये देख लो हिंदी का लेना या इंग्लिश का लेना, बाकी तो सब एक ही। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गया। आप खरीदने जाते हो, ज्वेलरी खरीदने जाते हो, सोने का कोई प्रोडक्ट खरीदना, किसी भी दुकान से ले लो, ठीक है। बस नंबर 2 का काम ना करे सुनार, ठीक है। तो सब पे रेट सेम ही मिलेगा, ठीक है भाई, सही जेन्युइन प्रोडक्ट दे दे तो प्रोडक्ट तो सब पे सेम ही मिलेगा। सोने का कहीं भी जाओ रेट सभी जगह सेम ही है, ये तो है नहीं कोई दे रहा 50,000 को, कोई 60,000 को, 50-100 रुपए का भी फर्क नहीं रखते रखे, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की कॉस्ट होगी उसका, उस पर इतना नेगोशिएबल ही होता है, कोई मतलब नहीं इतना, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अभी दूसरा बताया है, ये बता रहे थे कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो सौरभ ने बताया, ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट है, मतलब ये जिनके यूनिक फीचर होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जिनके यूनिक फीचर है, जब आपको पता उनका यूनिक फीचर्स है तो उसको कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो कितना महंगा हो कितना सस्ता हो, आपको फिर जब कोई चीज यूनिक है आपके मन को भाई है, तो फिर पैसे का देखा जाएगा वहां पर, ना फिर जैसे कि कंपैरिजन रहेगा सर, उसका। जैसे कि टेस्ला टेस्ला की अगर गाड़ी ले ले, हाँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली, फिलहाल वो एक वही गाड़ी है जो आती है मेरे हाँ नॉलेज में। तो वो तो जो मर्जी रेट बेचे, ये तो मोनोपोली जैसा हो गया हिसाब किताब इसका सर। हाँ मोनोपोली हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जिसका फीचर्स आपको पता है कि भाई ये बंदा ये फीचर दे रहा है, मुझको यही फीचर चाहिए ऐसा, तो फिर आपको ठीक कंपैरिजन करने की कोई वो नहीं है वहां पर, वो स्पेशल हो गया मतलब, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो आपको फिर वहां पे प्राइस या कंपैरिजन का मतलब नहीं, आपको लेना बस यही लेना, ठीक है। ये खराब हो सही हो, ठीक है, सस्ता हो महंगा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट में गए, मान लिया कपड़े खरीदने गए, आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है भाई, ये वाली शर्ट लेनी, ये वाली साड़ी लेनी, ये सूट लेना, तो भाई लेना तो लेना, समझ आ गया, तो फिर आपको कंपैरिजन दूसरे को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हो गई। मार्केट में वो चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन किसी चीज की एक स्पेशल फीचर्स होता है जो आपको यूनिक फीचर्स पसंद आ रहा, तो फिर वो लेना, फिर दूसरे से कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अनसोर्ट गुड की बात करी गई है। अनसोर्ट गुड का मतलब है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट तो खरीदने गए हैं, आपको जरूरत भी, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में खरीदने गए, भाई मुझको मान लिया क्रिकेट का कुछ किट खरीदनी है, लेकिन आपने पहले वो नहीं खरीदी, या आपके बच्चे ने कहा कि मुझको ये दिलवा दो, कोई गेम का कोई भी हो, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भाई जितना भी दे दे, जैसे भी चल रहा है तो दे दो भाई, ले आओ। तो आप कंपैरिजन का आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में बाकी जगह क्या रेट है, क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो अनसोर्ट गुड होते हैं। तो वहां पे भी कंपैरिजन का कोई वो नहीं होता। जैसे मतलब आप इंश्योरेंस फील्ड में काम नहीं करते, मतलब कोई इंश्योरेंस वाला आया, आपको बता दिया कि ये ले लो ये ले लो, इसके ये फीचर्स हैं ये फीचर्स हैं, तो आपको मार्केट में पता नहीं बाकी और क्या क्या फीचर्स चल रहे हैं, आपको लगे इसने बताया यही बढ़िया होंगे, चलो यही ले लो। आपको अगर पता है कि नहीं ये प्लान भी हो सकता है वो भी होता है, तो फिर आप कंपेरिजन करोगे, ठीक है, फिर देखोगे। लेकिन जिसमें आपको नॉलेज नहीं है जिस प्रोडक्ट के बारे में, तो और आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, ठीक है, नीड है या जरूरत नहीं भी है, किसी ने इन्फ्लुएंस करा कि ये प्रोडक्ट ले लो, इस तरह का होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कौन कौन से प्रोडक्ट उनके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है, या उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इतना नहीं पता, वो सब अनसॉर्ट में आएंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स ही वो होते हैं जो आप रोज यूज करते हो, या आप उनके बारे में सब अच्छे से जानते हो, तो जब आप उनको खरीदोगे तो बहुत कंपैरिजन करके उनके सारे फीचर्स वगैरह देख के लोगे, ठीक है। तो वो सब आएंगे हमारे पास शॉपिंग गुड्स के अंदर। तो ये जो कंपेयर करने का ऑप्शन आ गया वो शॉपिंग गुड्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने लास्ट क्लास में कुछ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी पढ़ा था, रिवेन्यू के बारे में, रिवेन्यू के टाइप के बारे में पढ़ा था, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू भी था, ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इज 60,000, ठीक है, 1000 यूनिट बनी, कॉस्ट कितनी आई 60,000 आई। अब 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बना दी तो कॉस्ट आ गई 60,400, ठीक है। यानी 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी है यहाँ पे 400 रुपये पड़ी है, ठीक है, 400 रुपये इंक्रीज होगी। तो इन द टोटल कॉस्ट, तो ये क्या कहलाएगी, 400 रुपये क्या कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है।
तो ये रिवेन्यू हमारे पास क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा। हमारे पास जब रिवेन्यू पे बात करें, यहाँ पे कॉस्टिंग की बात करी जा रही, ठीक है, तो कॉस्ट कहलाएगा। जब रिवेन्यू की बात करी जाएगी तो इसको मार्जिनल रिवेन्यू बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्टिंग की बात, कॉस्टिंग का मतलब बनाने की कॉस्ट, रिवेन्यू का मतलब बेचने की कॉस्ट हो जाएगी वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द टर्म कंट्रीब्यूशन रेफर टू द, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, सपोर्ट करना होता है जैसे, ऐसे कंट्रीब्यूट करना। तो चार ऑप्शन में समझते हैं क्या है, एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट, और सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स रेजिंग कैपिटल। तो ये हमारे पास जो है क्या है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछा है कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट में क्या है, टोटल कॉस्ट जैसे ये आ रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है। मान लिया एक यूनिट हमारे पास 600 रुपए की बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसमें देखें तो 60 रुपए की बन रही है, यहाँ पर एक यूनिट 60 रुपए की बन रही है, तो ये तो कॉस्टिंग है। लेकिन मान लिया हम बेच रहे हैं उसको 80 रुपए की बेच, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट का, ठीक है, वो 20 रुपए है, तो उसको हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो है हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहा है एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपीज थी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 यूनिट बनाई हमने तो एक यूनिट की कॉस्ट 60 रुपये आ रही, लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करी तो 400 रुपये आई एक यूनिट की कॉस्ट। तो यहाँ पर 340 रुपये का जो डिफरेंस आया है उसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इस 340 रुपये को क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। भाई 60 रुपये का बन रहा था प्रोडक्ट, अगर 1000 प्रोडक्ट बना रहे थे हम, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो कॉस्ट 400 रुपये आई, तो ये जो डिफरेंस हुआ इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो कैपिटल को रेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह चलाना, वो उसका इससे मतलब नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है। तो वहां जो 340 रुपए का आ रहा तो वो मार्जिनल इनकम रहेगी हमारे पास। 60 रुपए का प्रोडक्ट 400 रुपए में चल रहा है, तो मार्जिनल इनकम में आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स खर्चे हैं हर महीने, वो जाने ही जाने हैं, ठीक है, वो फिक्स है, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो ऐसे बताओ इनमें से क्या, प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स होगा या घटता बढ़ता रहेगा हर महीने, बताओ। प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे फिक्स रहता है भाई, जो क्या इसमें फिक्स रहेगा? महीने जा रहा, रेंट जो है ये भी फिक्स है, इंश्योरेंस ले रखे हैं उसके भी फिक्स है, तो ये सारे के सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन में भी पीछे आ रहा था वेरिएबल हमारे पास करना, वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास यार जितने लेकिन रेंट तो हर साल बढ़ ही जाता है, तो क्या फिक्स कॉस्ट में आएगा? हर साल बढ़ता है, हर महीने नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो साल में जाएगा एक, या जी आपने सर। इस साल में बढ़ गया, या 5 साल का एग्रीमेंट लीज ले रखा है, जितने का भी ले रखा तो उतने तक फिक्स रहेगा, फिर बढ़ता है फिर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी में देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो रेंट जो है एक फिक्स कॉस्ट है, वो जानी जानी और एक उसमें जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे बिजली का बिल हो गया, वो फिक्स होता है नहीं, वो वेरिएबल होता है, ठीक है। कभी कम आ रहा कभी ज्यादा आ रहा, एक फिक्स नहीं है कि आप उसको मेंटेन करके रखते हैं, जैसे रेंट है भाई इतने पैसे जाने ही जाने। लेकिन कुछ चीजें जो कम ज्यादा हो जा सकती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। अब जैसे 11वें क्वेश्चन में बात करी गई है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की है, तो बताओ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल होगा फिक्स होगा, बताओ। सर वेरिएबल। वेरिएबल रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट मंथ में निकल रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, डिमांड पर, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। सैलरी जो है एम्प्लॉयज की, या और वेजेस एक्सपेंसेस, वो भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब डेली वेजेस पे भी कुछ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं आपके, या उनके वेजेस और एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, ये सब क्या है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने कहा वेरिएबल कॉस्ट को बाकी हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो रेफर टू इन द मार्जिनल कॉस्ट कोस्टिंग टेक्निक। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, ये कहलाती है पीरियड कॉस्ट, ठीक है। जैसे अभी आशीष बोल रहे थे कि हमारे पास रेंट एक साल में बढ़ जाता है, तो एक साल के पीरियड में फिक्स है वो, फिर अगले साल के पीरियड में फिक्स हो जाएगी, चेंज होकर एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, तो उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिक्स वाली हमारे पास ये पीरियड कॉस्ट कहलाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे कहा है कि दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स जनरेटर इज गिवन बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने दिया था, एक कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जनरेटर, कितने एक्स,
तो वो इस फॉर्मूले से हमने टोटल कॉस्टिंग उसकी लिखी हुई है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी अगर एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के आप कैसे करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है आपको करना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कैलकुलस के अंदर तो इंटीग्रेशन। नहीं आता, ठीक है, हाँ? डिफरेंशिएशन नहीं आता, 12th में मैथ्स नहीं दिया बस। अच्छा, 12th में मैथ नहीं थी, तो अभी ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करेंगे, उसमें तो टोटल डिफरेंशिएशन का ही काम है, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, स्टैटिक्स, यही है सब। ठीक अच्छा है, ठीक है ठीक। तो थोड़ा सा कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, हैंड रेज किसने किए? चलो देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जैसे x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होता है n x की पावर n माइनस वन, यानी n को पहले ले लो, फिर n में से एक माइनस कर दो। जैसे x की पावर 3 तो 3 को पहले लिख दो, फिर x की पावर 3 थी पहले, एक कम करके 2 कर दो, तो 3x स्क्वायर होगी। ये सिंपल वाला डिफरेंशिएशन है x की पावर n का, वही हमारे पास यूज हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसी इक्वेशन हमारे पास होगी। तो अब आप कर सकते हो यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 60x स्क्वायर है तो 60 हो गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 1500 का करना, तो 1500 एक्स का, तो 1500 एक्स की पावर 1 है ये। ठीक है, एक्स की पावर 1 का क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 होती है, 1 इंटू 1 मतलब 1। तो ये तो हमारे पास हो गया इसका 1, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसमें कोई एक्स है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसमें एक्स की वैल्यू रख दो 10, 10 रख दी। हाँ अब बेटा क्या बोलना है तुम्हें, नीतू कुछ बोलना है क्या? एक्स की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 हो गया, माइनस 60 इंटू 2x यानी 2 इंटू 10 प्लस 1500, तो ये हो गया हमारे पास 300 माइनस के 1200, ठीक है, प्लस 1500, तो 15 3 18 में से 1200 गए, ये बच गया हमारे पास 600, तो इसका आंसर हमारे पास 600 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी, टोटल कॉस्ट इस तरह से किसी पोलिनोमियल फंक्शन के थ्रू दी हुई है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन का हमें क्या करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 में मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करी गई है कि मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है, बताओ, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, या प्राइम कॉस्ट माइनस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, या वेरिएबल ओवरहेड्स, या फिक्स ओवरहेड लेस माइनस करना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को। तो अभी आपको इसमें से बताना है, बी मार्जिनल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट माइनस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, नहीं, जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है। ठीक है, अगर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब है कि जो वेरिएबल मतलब जो फिक्स नहीं है, जैसे प्रोडक्ट है हमारे पास, भाई प्रोडक्ट अभी मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ रही थी, पहले प्रोडक्ट 1000 बन रहे थे, तो हम 1000 के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, वेरिएबल होगी, 1001 होगी, तो अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग बढ़ गई है, चेंज होगी, तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, यानी एक्स्ट्रा जो ओवरहेड पड़ा किसी भी चीज पे, तो उससे ही हमारे पास इसको एक बनाने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल, कुछ रिसोर्स वगैरह की चेंजेस होंगे। ठीक है, तो वही हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट में आएगी, तो मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करती है वेरिएबल ओवरहेड पे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। तो ये क्वेश्चंस हमारे सब वो थे जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी फिर हम कल की क्लास में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, उनको समझेंगे, और बाकी एक यही है, बाकी तो ये वाले तो आगे वाले एथिक्स में पढ़ेंगे।